क्रिटिकॉन। पिछले साल की गर्मियों की बात है। मैं कॉलेज स्टूडेंट थी। मेरे माता पिता पढ़ाई के लिए खर्च कर देते थे, लेकिन मेरी यूनिवर्सिटी शहरी इलाके में थी, इसलिए मेरी ट्यूशन फीस भरने के बाद भी मैं रहने के खर्च मुश्किल से जुटा पा रही थी। खाना, कपड़े और यूटिलिटीज़ सब बहुत महंगे थे। मैं एक लोकल कॉफ़ी शॉप में मेहनत से काम करती थी, लेकिन इससे मेरी पढ़ाई में रुकावट आने लगी थी। मैंने बायोटेक्नोलॉजी में मेजर किया था, जो मेरे स्कूल में पढ़ाई का एक बहुत मुश्किल और कॉम्पिटिटिव फील्ड था। मुझे जो क्लास लेनी पड़ती थी वह बहुत मुश्किल और टाइम लेने वाली होती थी। कभी कभी मैं पढ़ाई और काम करने के बीच बैलेंस बनाने के लिए कई दिनों तक जागती रहती थी। किसी को बस पास के किराने के सामान के लिए पैसे देने होते थे। मैं सिर्फ इसलिए अपने ग्रेड और करियर के मौक़ों को सेक्रीफाइस नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मुझे अभी भी पैसे की ज़रूरत थी। बुरी बात यह थी कि मेरी अपनी ज़िंदगी मुश्किल से ही चल रही थी। मिड टर्म आने वाले थे और उसके कुछ हफ्ते बाद फाइनल। दोस्तों के साथ घूमने फिरने का कोई ऑप्शन नहीं था। मुझे जल्दी और बहुत सारा पैसा कमाना था, कुछ ऐसा जो मैं आराम से रह सकूं। मेरा दिमाग तुरंत ऑनलाइन जॉब्स की तरफ गया, लेकिन उनमें से कोई भी सही नहीं लग रही थी। उनमें से ज़्यादातर कम टाइम की जॉब तो थी, लेकिन उनमें कम पैसे मिलते थे। मैंने एक हायर क्लास के दोस्त से पूछा। उसने कुछ चीज़ें बताई। पहले तो हम एक शुगर डैडी बनाने की सोच रहे थे, लेकिन उसके लिए कभी कभी उन डरावने बूढ़े आदमियों से आमने सामने मिलना पड़ता था, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन फिर मेरी दोस्त ने अपनी थोड़ी और सिबलिंग फोटोज ऑनलाइन बेचने का सुझाव दिया। उसने कहा कि उसके जानने वालों ने ये कई बार किया है। मुझे अपना चेहरा या अपने शरीर का इतना हिस्सा दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है। लोग थोड़ी सी भद्दी फोटोज के लिए बहुत ज़्यादा पैसे देते हैं। और तभी मेरी रूममेट अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली गई थी। मुझे लगा कि ये मेरे लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है। ये कमरा मेरे लिए था और इस समय ऐसा करने में कोई बुराई नहीं थी। मैंने तुरंत ओनली फैंस क्रिएटर के तौर पर साइन अप कर लिया। ओनली फैंस इस तरह की वेबसाइट में सबसे भरोसेमंद और पॉपुलर लगती थी। वह सबसे सेफ भी लगती थी और क्रिएटर्स को कितना प्रॉफिट मिलता है इस बारे में बहुत लिबरल है। मेरे कैंपस की लगभग हर दूसरी लड़की के इंस्टाग्राम बायो में वैसे भी एक है, इसलिए मुझे लगा कि कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है। मेरे पास वैसे भी ज़्यादा दूसरे ऑप्शन नहीं थे। जितना मैंने सोचा था स्टार्ट करना उससे कहीं ज़्यादा आसान था। मैं काफ़ी जवान लड़की थी और मुझे लगता था कि मेरी बॉडी ठीक ठाक है। मैंने अमेजोन से एक सस्ती लेकिन असरदार रिंग लाइट के लिए पैसे बचाए। मेरे स्मार्टफोन में वैसे भी काफ़ी अच्छा कैमरा था। मैंने एक प्रोफाइल पिक्चर लेकर शुरुआत की। मैं सिर्फ अंडरवियर पहने हुए क्यूट पोज दे रही थी। मैंने अपने ओनली फैंस के लिए एक बड़े ट्विटर पेज से एक प्रमोशन खरीदा और वो काम कर रहा था। मुझे पहले ही कुछ सब्सक्राइबर और फैन मिल गए थे। मैं टॉप 1% में तो नहीं थी, लेकिन लाइट और प्रमोशन में मेरी शुरुआती इन्वेस्टमेंट कुछ ही दिनों में पूरे हो गए। मैंने अगले हफ्ते काम से छुट्टी भी ले ली। मैं अपने मिड टर्म के लिए पढ़ाई करना चाहती थी और इस समय ओनली फैंस बिल काफ़ी अच्छे से भर रहा था। मेरी ऑडियंस में ज़्यादातर मर्द थे, बूढ़े और जवान दोनों। लेकिन एक दिन जब मैं कुछ फैन को मैसेज कर रही थी तो मैंने एक डीएम की रिक्वेस्ट देखी, जिसमें पेमेंट का रकम बहुत ज़्यादा थी। हाँ, इनमें से बहुत से लोगों को अपनी अजीब आदतें थी और वे कभी कभी सिर्फ मेरे पैर देखने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे देते थे। लेकिन ये तो और भी अजीब था। मुझे John_Doe यूजरनेम वाले किसी व्यक्ति का डीएम आया और वो सिर्फ मेरी मुस्कुराती हुई फोटो के लिए $100 देने के लिए तैयार था। मुझे शुरू में लगा कि उसने गलती से एक एक्स्ट्रा जीरो जोड़ दिया है, इसलिए मैंने उसे वापस मैसेज किया। लेकिन वो आदमी सीरियस था। वो $100 में मेरी मुस्कुराती हुई फोटो देखना चाहता था। मैंने तुरंत एक सेल्फी ली और उसे भेज दी। उसने पूरे पैसे दिए। हम एक दूसरे को मैसेज करते रहे। वो गर्दन से नीचे तक मेरी पूरी बॉडी का वीडियो देखना चाहता था। मैंने भेज दी और उसने लगभग $50 दिए। वो मेरे हाथों की फ़ोटो देखना चाहता था और मैंने वे भी उसे भेज दी। अजीब फ़ोटो के लिए बहुत ज़्यादा पैसे देने के बाद उसने कुछ गहरे और अजीब सवाल पूछना शुरू कर दिए। शुरुआत में जैसे तुम्हारी उम्र कितनी है और क्या तुम सिंगल हो, और फिर और भी बातें पूछने लगा, जैसे तुम्हारे पहले कितने पार्टनर रहे हैं, क्या तुम अभी भी सेक्सुअली एक्टिव हो। मुझे ये बात बहुत अजीब लगी, लेकिन मैं उस आदमी के साथ बदतमीजी नहीं करना चाहती थी। आखिर वो सच में बहुत बड़ा टिप देने वाला था। लेकिन फाइनली उस आदमी ने ऐसे सवाल पूछने शुरू कर दिए जैसे मुझे कौन सी एसटीडीज है, और इस पॉइंट पर मैंने चैट छोड़ दी। ज़्यादा सोचे बिना सो गई। ऑनलाइन बहुत सारे अजीब लोग हैं और ये आदमी भी उनमें से एक हो सकता है। अगले दिन मैं क्लास से घर आई थी। बस थोड़ी लेटी थी और मैंने अपना लैपटॉप खोला ताकि मैं अपने नाइट जॉब शुरू कर सकूं। मैंने देखा कि मेरे ओनली फैंस पर John_Doe के कई अनरीड मैसेज थे। वही अजीब आदमी जो पिछले रात वाला था। पहले तो मैं उन्हें खोलने में झिझक रही थी, लेकिन मैंने खोल दिए।
ये पागलपन भरे क्रेजी मैसेज की एक सीरीज थी। इसकी शुरुआत उसने मुझसे बात करने के लिए बड़ी रकम ऑफर करने से की और फिर वो एग्रेसिव हो गया और मुझे ट्रैक करके मुझ पर हमला करने की धमकी भी देने लगा, सिर्फ इसलिए कि मैंने उसे इग्नोर किया था। आखिरकार मेरा बस हो गया था। मैंने उस आदमी को ओनली फैंस पर रिपोर्ट किया और उसे ब्लॉक कर दिया। कोई भी रकम उसके लायक नहीं थी। अगले कुछ दिनों तक जॉन_डॉ से कोई जवाब नहीं आया। एक दोपहर तक सब कुछ काफी नॉर्मल चल रही थी। शाम के करीब 4 बजे थे और मैं अपने अपार्टमेंट में थी। मैं किचन में थी और मुझे थोड़ी ताजी हवा चाहिए थी, इसलिए मैं कुछ गहरी सांसें लेने के लिए अपनी बालकनी से बाहर चली गई। लेकिन जब मैंने नज़ारा देखा तो मैंने अपने एक पड़ोसी को अपनी बालकनी पर देखा। मैंने देखा कि वो सीधे मेरी बिल्डिंग को घूर रहा था। वो एक बूढ़ा आदमी था जो मुझे कुछ ज़्यादा ही ध्यान से या बेचैनी से देख रहा था। मैंने उसे दोस्ताना अंदाज में हाथ हिलाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मैंने सोचा ये अजीब है, लेकिन फिर चीज़ें और भी अजीब हो गई। उस आदमी ने दूरबीन निकाली और मुझे घूरा और फिर अपनी दूरबीन से मेरी बिल्डिंग को ऊपर नीचे देखने लगा। मैं इससे बहुत परेशान हो गई। ऐसा लगा जैसे वो किसी को ढूंढ रहा हो। क्या वो मैं हूँ? ये आदमी मुझ पर जासूसी क्यों कर रहा होगा? मैं वापस अंदर गई और इसे इग्नोर करने की कोशिश की, लेकिन फिर मुझे लगा कि वो ओनली फैंस वाला आदमी तो नहीं है और उसके बारे में मैं फिर से सोचने लगी। क्या ये वही आदमी हो सकता है जो मुझे ये मैसेज भेज रहा है? क्या वो अजीब ओनली फैंस आदमी मेरे ठीक सामने रहता होगा? मैंने तुरंत अपनी बिल्डिंग में उसकी रिपोर्ट की। मेरी बिल्डिंग सिक्योरिटी ने कहा कि ने उस आदमी से बात की और उन्हें कोई खास सबूत नहीं मिला। वो आदमी कुछ गलत कर रहा था। उन्होंने पुलिस को भी बताने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने केस छोड़ दिया। खैर, उनके पास भी रिपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं था। मुझे इससे बहुत चीड़ हुई, लेकिन मैंने उस आदमी को फिर कभी मुझे झांकते हुए नहीं देखा, इसलिए मुझे लगा कि उसे मैसेज मिल गया है। लेकिन एक दिन मैं किराने का सामान लेकर वापस आ रही थी। मैं अपने अपार्टमेंट से कुछ ही ब्लॉक दूर थी। शाम का समय था, थोड़ा अंधेरा हो रहा था, स्ट्रीट लाइट जल रही थी। मेरा अपार्टमेंट अच्छे इलाके में था। अंदर ही अंदर मुझे पता था कि ये एक बेवकूफ़ी भरा फैसला था, क्योंकि मैं एक यंग लेडी थी, लेकिन मुझे बस कुछ खाना था। कुछ देर बाद मुझे अजीब सा लगा, जैसे मैं सड़क पर चल रही थी, कोई मेरी तरफ देख रहा था। मेरे अपार्टमेंट की सीढ़ियाँ बस कुछ ही ब्लॉक दूर थी, लेकिन जैसे जैसे मुझे डर लगने लगा, दूरी और भी लंबी होती जा रही थी। मैंने धीरे से अपने आसपास देखा और सड़क के उस पार उस बूढ़े आदमी को देखा। उसकी आंखें मुझ पर टिकी थी। मुझे यकीन हो रहा था कि वो आदमी फिर से वही कर रहा था। मैंने थोड़ा तेज चलने की कोशिश की और अपने पीछे कदमों की आहट सुनी। मेरे कदम जितने तेज होते गए, बूढ़े आदमी के भी उतने ही तेज होते गए। इस समय ये बूढ़े आदमी और मेरे बीच स्पीड ब्रेकिंग रेस थी। उस समय मैंने दौड़ना शुरू कर दिया। मैं तेज रनर तो नहीं थी, लेकिन मैं उस आदमी से काफी छोटी थी, इसलिए उम्मीद है कि मैं उससे आगे निकल सकती हूँ। मैं तेजी से कोने से निकली और वहाँ खड़े होकर इंतजार करने लगी, और इस समय अपनी जान बचाने के लिए छिप रही थी। मुझे लगा कि इस बार मुझे सीधे पुलिस के पास जाना होगा, लेकिन मुझे पहले अपने अपार्टमेंट या सेफ्टी तक पहुंचना था। क्या पता ये आदमी मेरे साथ क्या करेगा, खास करके ये देखते हुए कि वही मेरे ओनली फैंस पर क्रेजी मैसेज छोड़ रहा था। मैं परेशान थी। तब एक यंग लड़का मुझे देख लिया। उसने कहा, आप ठीक है मैडम? वो लड़का मेरी उम्र का था, शायद थोड़ा ही बड़ा। उसने कैजुअल कपड़े पहने थे और काफी अच्छा दिख रहा था। मैंने कहा, हाँ, वो आदमी पीछा कर रहा है। मुझे नहीं पता क्या करूं, वो मुझे ढूंढ लेगा। उस लड़का ने कहा, अरे चिंता मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारे अपार्टमेंट तक छोड़ सकता हूं, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो। मैं पहले तो थोड़ा घबराई हुई थी, लेकिन बाद में मैंने ऑफर मान लिया। मुझे इस समय अपनी जान का डर था और मुझे जो भी मदद मिल सकती थी वो मैं ले रही थी। वो लड़का एक जेंटलमैन लग रहा था और वो सच में मेरे अपार्टमेंट बिल्डिंग में आना चाहता था। चलते चलते हमने अपनी जिंदगी के बारे में थोड़ी बातें की। उसने अपनी जिंदगी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया। लड़का का नाम जय था और वो सच में एक अच्छा इंसान लग रहा था। जब हम मेरे अपार्टमेंट बिल्डिंग में पहुंच रहे थे तो ड्राइववे में एक पुरानी वैन खड़ी थी। मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि उस समय ये नई गाड़ी हमारे पड़ोस में क्या कर रही थी, लेकिन मैंने बस अपने दरवाजे तक पहुंचने पर ध्यान दिया। तभी मैंने अपने पीछे चिल्लाने की आवाज सुनी, रुको रुको। ये पहले वाला बूढ़ा आदमी था और वो मेरे पीछे दौड़ रहा था। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ रिएक्ट कर पाती या समझ पाती क्या हो रहा है, मैंने महसूस किया कि जय का हाथ मेरे कंधों पर था। उसने मुझे अजीब तरह से रखी वैन में फेंक दिया। मुझे चीखने या रिएक्ट करने का भी समय नहीं मिला। उसने जोर से दरवाजा बंद किया और तेजी से गाड़ी चलाने लगा। मैं मदद के लिए चिल्लाई, लेकिन पीछे कोई खिड़कियां नहीं थी। आगे की सीट तक पहुंचने का रास्ता भी नहीं था। वो पूरी तरह लकड़ी के पैनल से ढकी हुई थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था जे जॉन_डॉ था। जे मेरे पीछे आ रहा था, लेकिन उस पुरानी वैन के लिए इसका क्या मतलब था? मेरी सोच तब टूटी जब वैन अचानक रुक गई। जे ने जल्दी से पिछला दरवाजा खोला। उसके आंखों में वो भाव बिल्कुल अलग थे
जब वो मुझे घर तक छोड़ने आया था, उसके चेहरे पर एक पागलपन भरा भाव था, लगभग ऐसा जैसा वो कोई अलग ही इंसान हो। उसने मेरा मुंह टेप से बंद करके और आंखों पर पट्टी बांधकर मुझे बेंच से बाहर खींच लिया। ये काफी लंबा था और मैं उससे स्ट्रांग नहीं थी, इसलिए मैं खुद को बचा भी नहीं सकी। उसने मुझे एक बिल्डिंग में घसीटा। मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि मैं कहाँ हूँ। उसने मुझे एक बेसमेंट जैसी जगह पर छोड़ा। उसने मुझे वो भयानक बातें बतानी शुरू की जो वो मेरे साथ करना चाहता है, और बोला कि मुझे ओनली फैंस पर उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए था। वो चला गया। मैं वहाँ कुछ ही मिनटों के लिए बैठी रही। मुझे ऐसा लगा जैसे घंटों हो गए हों। मैंने सारी उम्मीद छोड़ दी थी। क्या मेरी जिंदगी ऐसे ही खत्म होने वाली थी? मेरी पूरी जिंदगी मेरी आंखों के सामने घूम रही थी, लेकिन अचानक मुझे बाहर सायरन सुनाई दिए। क्या सच में पुलिस हो सकती है, या बस एक एम्बुलेंस या फायर ट्रक गुजर रहा था? जल्द ही मैंने सामने के दरवाजे पर जोर से चिल्लाने और पीटने की आवाज सुनी। पुलिस, सर्च वारंट! हाथ सर के ऊपर रख के बाहर निकलो। कई मिनट तक सरसराहट और चिल्लाने के बाद मेरी आंखों पर बंधी पट्टी और मुंह से टेप हटाया गया। वो एक ऑफिसर था। वही मुझे पुलिस स्टेशन ले गए और जय के बारे में कुछ सवाल पूछे। मैंने उन्हें ओनली फैंस की पूरी सिचुएशन बताई और स्क्रीनशॉट दिखाए। पता चला कि वो आदमी मेंटली बीमार था और किसी तरह से छूट गया था। मैंने पुलिस से पूछा कि उन्होंने मुझे कैसे ढूंढा। उन्होंने सब कुछ बताया। पता चला कि जिस बूढ़े आदमी पर मुझे पहले शक था, वो असल में मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा था। पुलिस के मुताबिक जय किसी तरह ओनली फैंस के जरिए मेरा आईपी एड्रेस ट्रैक कर रहा था और पता लगा लिया था कि मैं कहाँ रहती हूँ। वो मेरे बहुत पास रहता था और सीसीटीवी फुटेज में जय मेरे अपार्टमेंट में आया और उसी बेंच से मेरे घर के सामने को एनालाइज करता दिखा। बूढ़ा आदमी दूरबीन से देख रहा था क्योंकि वो जानना चाहता था कि क्या पड़ोस में कोई नई गाड़ी है और वो मेरी बिल्डिंग के आसपास क्या कर रही है। पता चला कि वो उस दिन मेरा पीछा कर रहा था ताकि ये पक्का कर सके कि मैं सुरक्षित घर पहुंच जाऊं। उसे जे और बेन पर पहले से शक था। उसे शक था कि जे मेरे साथ कुछ करेगा, लेकिन जब तक उसे असल में पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बूढ़े आदमी ने ही बेन का नंबर प्लेट कैमरे में रिकॉर्ड किया और तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने ट्रैफिक कैमरों और रिकॉर्ड का इस्तेमाल करके पता लगाया कि बेन कहाँ जा रही थी और कहाँ पहुँच सकती थी। जैसे ही मैं घर पहुंची, मैंने अपने दोस्तों को बताया कि क्या हुआ था और उसके तुरंत बाद मैंने अपना पूरा ओनली फैंस अकाउंट डिलीट कर दिया। मैं जल्दी अपनी कैफे में काम पर वापस चली गई और अपनी नॉर्मल जिंदगी फिर से शुरू करने की कोशिश की। इस बात को लगभग 1 साल हो गया है। वो बूढ़ा आदमी चला गया है। वो पास के एक सीनियर केयर सेंटर में है। हालांकि हम बहुत कम संपर्क में रहते हैं। मैं 20 साल का लड़का हूँ। मेरा नाम जैक है। लेकिन ये डरावनी कहानी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ मेरे साथ नहीं हुई। ये मेरी एक करीबी दोस्त के साथ हुई है। उसका नाम सेसिलिया है। हम कॉलेज के पहले दिन इंटीग्रेशन मीटिंग में मिले थे। मैं इस इलाके में काफ़ी नया था। मैं दूसरे शहर से आया था और अपने ड्रीम कॉलेज में जाने के लिए हैप्पी था। मैंने अपनी फील्ड में सबसे अच्छी पढ़ाई और अच्छी डिग्री ली। मैं अभी अभी यहाँ आया था और मेरे सभी दोस्त मेरे होम टाउन में थे। मैंने इस ब्यूटीफुल लेडी से एक नया फ्रेंड बनाने और हाय कहने का फैसला किया। सेसिलिया बहुत खूबसूरत थी और शायद इन सबसे प्यारे लोगों में से एक थी जिनमें से मैं कभी नहीं मिला हूँ। उसकी बड़ी और खूबसूरत नीली आंखें थी और ग्लिमरस स्किन थी। वो सच में भीड़ से अलग दिखती थी। वो मेरे लिए एक परी की तरह चमकती थी। मुझे पता था कि वो कोई खास है। वो बहुत अलग दिखती थी, इसलिए मैंने उसे कांटेक्ट किया। जब मैं उसे पहली बार मिला तो उसके बारे में कुछ ऐसा था जिससे मुझे लगा कि हम जिंदगी में बहुत सारे शानदार पल शेयर करेंगे। मुझे पहली बार में ही पता चल गया था कि वो कोई खास इंसान है। इसलिए जब मैं उसके पास गया और उसे हाय कहा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। पता चला कि वो भी यहाँ नहीं थी और थोड़ी अकेली भी थी। वो एक अलग स्टेट से थी। असल में वो खुद भी एक नया दोस्त ढूंढ रही थी। ये सोचकर कि हमारे इरादे एक जैसे हैं, मैंने उसे उस दिन कॉफी पर बुलाया। उसके बाद मैंने मीटिंग के बाकी फ्रेशमैन से बात करने का फैसला किया। उस दिन मैं अपने बहुत सारे फ्यूचर फ्रेंड से मिला जिनके साथ आज भी मैं कांटेक्ट में रहता हूँ। उस दिन से सेसिलिया और मेरा रिश्ता आसमान छूने लगे। हम लेक्चर के दौरान साथ बैठते थे, साथ में लंच करते थे। हम लगभग एक दूसरे से फेस टाइम करते थे और अपने क्लासमेट्स के बारे में बिना किसी नुकसान के गॉसिप करते थे। हम सच में बेस्ट फ्रेंड्स थे। बदकिस्मती से उसके बाद चीज़ें खराब होने लगी। मैं खुद खुशकिस्मत था कि मेरे पेरेंट्स ने हर कदम पर मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट किया। मैं एक अपार्टमेंट किराए पर ले सकता था और स्टूडेंट लाइफ के लिए अपनी ज़रूरत की हर चीज़ आसानी से खरीद सकता था। लेकिन सेसिलिया के पास कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था। उसे खुद ही खुद की मदद करनी पड़ी।
वो मैकडोनल्ड में एक ऐसी नौकरी करती थी जो उतनी मजेदार नहीं थी और काम बहुत थकाने वाले थे। इससे उसकी पढ़ाई में रुकावट आने लगी थी। ये उसके लिए सच में सही नहीं था, इसलिए उसने ऑनलाइन छोटे मोटे साइड हसल ढूंढना शुरू कर दिया। उसने मुझसे कुछ सलाह या टिप्स मांगे, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या बताऊं। मैंने तो अपनी जिंदगी में एक दिन भी काम नहीं किया था, मैं उसे क्या बताता। एक दिन सेसिलिया को ओनली फैंस नाम की एक वेबसाइट मिली। ये एक बहुत नई और एक बहुत ट्रेंडिंग वेबसाइट थी। मुझे वेबसाइट के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता था, सिवाय इसके कि ये एडल्ट कंटेंट के लिए जानी जाती थी। एक दिन उसने मुझे फेस टाइम पर वेबसाइट के बारे में बताया। उसने मुझे बताया कि वो सिर्फ आधे नंगे होकर ऑनलाइन पोस्ट करके सैकड़ों या हजारों डॉलर कमा सकती है। मर्द इतने प्यासे होते हैं कि बस इन चीज़ों पर पैसे लुटा देते हैं। उसने कहा कि वो आखिरकार बिना कोई काम किए भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकती है। उसे अपने शरीर के ज़्यादा प्राइवेट पार्ट्स दिखाने की भी जरूरत नहीं थी और वो उन लोगों से सैकड़ों पैसा कमा सकती थी जो सिर्फ उसके हाथ या पैर देखना चाहते थे। वो आसानी से मिलने वाले पैसे से बहुत खुश थी। उस दिन से मैंने उसे चेतावनी दी कि ये एक बुरा आइडिया है। पहले तो ये एक ड्रीम साइड जॉब जैसा लग रहा था और सच में बहुत अच्छा आसान पैसा कमाने जैसा लग रहा था। मैंने उसे कहा कि ऑनलाइन कुछ अजीब और क्रीप लोगों को अपना चेहरा और शरीर दिखाने का पूरा आइडिया खतरनाक ही हो सकता है। आप कभी नहीं जान सकते कि स्क्रीन के पीछे उनके असली इरादे क्या है। उसने मेरी चिंताओं पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसे लगा कि ये इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए उसका आसान तरीका है। अगर पैसे मिलेंगे तो उसे ऑनलाइन अपना शरीर दिखाने में कोई दिक्कत नहीं थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था वो सच में इतनी डेस्परेट थी। हमारी थोड़ी बहस हुई, लेकिन मैं पीछे हट गया। मुझे एहसास हुआ कि मैं उसका मन नहीं बदल सकता। उसने एक अकाउंट बनाया और उसके कुछ ही समय बाद फोटो पोस्ट करना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद उसने मुझसे कहा कि ये उसकी जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला था। उसने मुझे बताया कि वो मैकडोनल्ड्स में जितना कमाती थी उससे 3 गुना ज्यादा कमाती है और उसे मुश्किल से कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे सकती थी। जब उसने मुझे बताया कि कुछ आदमियों ने उसे पूरी तरह से न्यूड फोटो के लिए हजारों डॉलर दिए तो मैं बहुत असहज हो गया। मैंने उसे एक बार फिर समझाया कि जब कोई साइकोपैथ उससे मिलेगा तो ये सब उल्टा पड़ेगा, लेकिन उसने हमेशा की तरह मेरी सलाह को नज़रअंदाज कर दिया। मुझे पर्सनली लगा कि आपका शरीर उसके लिए रिजर्व होना चाहिए जिसे आप प्यार करते हैं, जो सिर्फ आपके लिए हो। लेकिन फाइनली ये उसका शरीर और उसकी ज़िंदगी थी, इसमें मेरा कोई काम नहीं था। लेकिन अगले कुछ हफ्तों में सब कुछ नॉर्मल होता दिख रहा था। लेकिन एक दिन कुछ भयानक हुआ। नॉर्मली हम सुबह क्लास से पहले मिलते थे, लेकिन वो नहीं आई। ये अजीब है। मैंने अपना फ़ोन चेक किया और उसने मुझे नहीं बताया। ये और भी अजीब था। नॉर्मली वो मुझे टेक्स्ट करती थी। मैं हैरान था, लेकिन मैंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने अपना बाकी दिन ऐसे ही बिताने का फैसला किया। दिन बीत गया और मैं उसे अभी भी नहीं देख पाया। वो लंच पर मेरे साथ नहीं आई और क्लास के दौरान वो मेरे बगल में नहीं बैठी। जब मैंने उस रात अपना फ़ोन चेक किया तो मैंने देखा कि वो कल से ऑनलाइन भी नहीं थी। 2 दिन बीत गए। मुझे उसके परिवार और करीबी दोस्तों के फ़ोन आने लगे। वे जानना चाहते थे कि वो कहाँ हो सकती है। वो सचमुच दुनिया से गायब हो गई। आखिरकार उसकी माँ ने पुलिस को फ़ोन किया और उसे मिसिंग पर्सन बताया और सर्च शुरू हुआ। कुछ दिनों तक पुलिस ने उसके आसपास के सभी लोगों से पूछा कि उन्होंने उसे आखिरी बार कहाँ देखा था। लेकिन कुछ और दिनों तक सर्च करने के बाद भी उसका कोई पता नहीं चलने पर पुलिस ने उसके वॉलंटियर्स से मदद मांगी। मैंने और उसके कई दूसरे दोस्तों ने भी सर्च में शामिल होने का फैसला किया। टॉर्च लेकर हम सब ने आसपास के जंगल में देखा। यह बहुत थका देने वाला था। हमने ऊपर नीचे सब जगह ढूंढा, फिर भी उसका या उसकी बॉडी का कोई निशान नहीं मिला। इस समय उसके माता पिता बहुत दुखी थे। वे पहले से ही रो रहे थे। वे जानते थे कि इतने समय से कोई गायब है तो उसके बचने की उम्मीद बहुत कम है। पुलिस को आखिरकार उसके अपार्टमेंट में सर्च करने का वारंट मिल गया, लेकिन जब उन्होंने वहां देखा तो उन्हें किसी भी हिंसा का कोई निशान नहीं मिला। ऐसा कुछ नहीं मिला, कुछ भी छुआ नहीं गया था। उन्हें उम्मीद थी कि कोई लड़ाई या सीन होगा या कुछ टूटी हुई प्लेटें होंगी या बिस्तर बिखरा हुआ होगा, लेकिन वहाँ सब कुछ नॉर्मल था। अगर उसे किडनैप किया गया था तो कुछ निशान जरूर होगा, लेकिन नहीं। डिटेक्टिव को अपार्टमेंट में कुछ नहीं मिला। उन्हें जो एकमात्र सुराग मिला वो था एक खुला हुआ ओनली फैन पेज जिस पर उसकी तस्वीरें थी। उन्होंने अंदाजा लगाया कि शायद ये उसके किसी फॉलोअर का काम है। पुलिस ने उसका लैपटॉप अच्छी तरह से देखा, लेकिन उन्हें फिर भी कुछ नहीं मिला। उसके मैसेज और उसके सब्सक्राइबर्स में से कोई जानकारी नहीं मिली। उनके सबसे अच्छे इन्वेस्टिगेटर को भी कोई अंदाजा नहीं था कि वो कहाँ है। उसका कोई पता नहीं था या वो जिंदा है भी या नहीं। कोई सस्पेक्ट, कोई गवाह नहीं था। पुलिस और वॉलंटियर्स ने उसे लगभग 1 और महीने तक ढूंढा। उन्होंने वो सब कुछ किया जो वो कर सकते थे। उन्होंने सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया, फिर भी वो नहीं मिली। पुलिस ने आखिरकार केस बंद कर दिया। उसका परिवार और दोस्त बहुत दुखी थे।
मैंने खुद को लकी माना और राहत का सांस ली। मेरा प्लान कामयाब रहा। मैं इस बात पे खुश था, ये बहुत अच्छा आइडिया था। मैंने उसके बॉडी शहर के 100 मील दूर एक खाली फार्म हाउस के बेसमेंट में छोड़ दी थी। किसी को मुझ पर शक नहीं हुआ, मैं ही वो विक्टिम था। एक अच्छे दोस्त की तरह साथ दे रहा था। मैं सिर्फ उसके लिए अच्छा चाहता था। मैंने उसे कहा था वो ओनली फैंस यूज ना करे, लेकिन वो मेरी एक नहीं सुनी। मैं अपने अलावा उसकी बॉडी किसी और को देखने नहीं दे सकता था। वो जो बुड्ढों को अपनी शरीर दिखा रही थी, उससे मुझे नफरत थी। वो सिर्फ मेरी हो सकती थी, सिर्फ मेरी। हम एक दूसरे के लिए परफेक्ट थे, हम एक दूसरे के लिए बने थे। शायद वो इतनी जिद्दी ना होती और मेरी सलाह मान लेती तो वो जिंदा होती, लेकिन उसने मुझे सिर्फ एक दोस्त माना। मैंने जो किया उससे मुझे कोई अफसोस नहीं है, ना कोई पछतावा। मैं कहानी की शुरुआत में आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मैं खुद को हीरो नहीं मानता। मुझे लगता है कि मैंने जो किया वो पूरी तरह से जरूरी था और उसे किसी तारीफ की जरूरत नहीं थी। कोई भी ठीक ठाक इंसान अगर मेरी जगह होता तो वही करता। ये कहानी कई महीने पहले की है और ये अभी भी मेरी याद में ताज़ा है। नवंबर के लास्ट में क्वारंटाइन अपने पीक पर था। उस समय हम लगभग 1 साल से घर पर थे और पूरा लॉकडाउन लगा दिया गया था। मैं एक यंग लड़का हूँ और बस इतना कहूँ कि पूरे दिन घर के अंदर रहने से मुझ में कुछ खास इच्छाएं जाग उठी। जिस लड़की को मैं शुरू में देख रहा था उसने मुझसे रिश्ता तोड़ लिया था। मेरी सेक्स लाइफ रुक गई थी। हाँ, मेरे पास काम था और एक बिल्ली की देखभाल करनी थी, घर के काम करने थे। लेकिन मैं हम सब की तरफ से कह सकता हूँ कि हम में से ज़्यादा लोग आइसोलेशन में बहुत परेशान रहते थे। एक सुबह मैं सोशल मीडिया पर स्क्रॉल कर रहा था और अचानक एक बहुत ही अट्रैक्टिव लड़की पर नजर पड़ी। उसके इंस्टाग्राम पर 8000 से कुछ कम और ट्विटर पर लगभग 3000 फॉलोअर्स थे। उसका नाम एना था और वो बहुत खूबसूरत थी। ऐसा लग रहा था कि वो ऑनलाइन थोड़ी पॉपुलर हो रही थी। उसके सोशल मीडिया पर थोड़ा दिखने और उसके बायो में लिंक ढूंढने के बाद मुझे पता चला कि उसका एक ओनली फैंस है। अब आमतौर पर मैं इस तरह की चीज़ों पर पैसे नहीं खर्च करता। ऑनलाइन बहुत सारा गंदा मटेरियल फ्री में मिल जाता है। मुझे ओनली फैंस पर कभी कोई ऐसी लड़की नहीं मिली जो इतनी इंटरेस्टिंग हो, लेकिन एना मेरी टाइप की थी। और सबसे ज़रूरी बात, मैं बोर हो गया था और हॉर्नी था। मैंने सोचा कि अगर इस तरह की वेबसाइट को आजमाने का कोई समय है तो वो अब है। तो मैं बेमन से ओनली फैंस में अपने क्रेडिट कार्ड की जानकारी डाल रहा था। सब्सक्रिप्शन फीस लगभग $10 पर मंथ, नए सब्सक्राइबर के लिए 7। सच कहूँ तो ये इतना बुरा नहीं था। अब ये मेरा पहली बार ओनली फैंस इस्तेमाल करने का अनुभव था। उसमें मैं खुश था। सीधे शब्दों में कहें तो फ्रंट पेज पर एना की कुछ और एक्सक्लूसिव तस्वीरें थी। मुझे उन्हें थोड़ा स्क्रॉल करने में मजा आया। कुछ दिन बीत गए और मैं अब भी कभी कभी उसका ओनली फैंस पेज देख रहा था। आखिर मैंने वैसे भी पूरे महीने का पेमेंट किया था। एना को प्रोफेशनली सपोर्ट करना सच में काफी अच्छा लगा। उसका घर हमेशा अंधेरा और गंदा लगता था। वो जहाँ शूटिंग कर रही थी वहाँ कुछ ऐसा था जिससे मुझे लगा कि उसकी फाइनेंशियली हालत अच्छी नहीं है। आखिरकार मुझे डीएम या रिक्वेस्ट फीचर का पता चला और मैंने उसे आजमाने का फैसला किया। पेज पर एक चैट रूम जैसा कुछ था जो इंस्टाग्राम डीएम जैसा था। इससे सब्सक्राइबर सीधे ओनली फैंस क्रिएटर से बात कर सकता था और कुछ कंटेंट और तस्वीरों के लिए रिक्वेस्ट कर सकता था। एक रात में हमेशा से ज़्यादा बोर हो गया था और मुझे लगा कि मेरे पास $1-2 और है। मैंने अपने ओनली फैंस में लॉगिन किया और डीएम फीचर खोला। मैंने एना को हाय कहा और कुछ मिनट बाद जवाब मिला। ये एक फ़ोटो थी जिसमें वो अपने मुंह पर 2 उंगलियां थोड़ी तिरछी रखे हुई थी। ऐसा लग रहा था कि ये हेलो के लिए एक प्यारा सा इशारा था। मेरा तुरंत मन नहीं हुआ कि मैं उससे कुछ फ़ोटो भेजने के लिए कहूँ, इसलिए मैंने उससे थोड़ी हल्की फुल्की बात करने की कोशिश की। उसने लगभग हर सवाल टाल दिया। उसकी उम्र, वो कहाँ है, मुझे बस यही जवाब मिला कि वो कैसी है। उसने एक नॉर्मल टेक्स्ट किया। ये थोड़ा अजीब था, लेकिन आखिरकार मैंने उसे जानने की कोशिश करने का आइडिया छोड़ दिया। आखिर उसके डीएम में शायद मेरे जैसे बहुत सारे आदमी होंगे। मैं इतना खास कैसे था? मैंने कुछ फोटो रिक्वेस्ट की और ऑनलाइन करने के लिए कुछ $, थे। यहाँ कुछ तस्वीरों के लेन देन के बाद मैंने चैट खत्म करने का फैसला किया। हालांकि टिप बंद करने से पहले मैंने पेज को और ऊपर स्क्रॉल करने का फैसला किया। आपको पता है, उन तस्वीरों का आनंद लें जिनके लिए हम पैसे दिए हैं। जैसे ही मैंने ऊपर स्क्रॉल किया, मुझे उसके बनाए फ्लर्टी हैंड सिंबल दिखने लगे। वे आम पीस साइन नहीं थे, वे कुछ जाने पहचाने थे। मैंने थोड़ा और ध्यान दिया और ध्यान से देखा और तभी मुझे समझ आया, ये अमेरिकन साइन लैंग्वेज थी। मेरी छोटी बहन बहरी है, इसलिए मुझे और मेरे परिवार को अपनी बहन से बात करने के लिए ये साइन सीखना पड़ा। मैंने उसके बनाए हैंड सिंबल देखे।
पहला वाला अजीब सा साइड वाला पीस साइन था, वो एच था। अगला वाला जो मुझे लगा कि वो बिल्ली के पंजे मारने या गुर्राने की नकल करने की कोशिश कर रही है, वो ई लग रहा था। इसके बाद एक और था जिसमें उसने अपने सिर के ऊपर एल जैसा सिंबल पकड़ा हुआ था। आखिरी वाला उसकी 3 उंगलियों से था, जो उसे अपनी बाहों पर मोहक तरीके से चला रही थी। उंगलियां ने पी का साइन बनाया। उस क्रम में इमेज हेल्प लिख रही थी। मुझे यकीन नहीं हुआ। मुझे लगा कि ये अजीब हैंड सिंबल है और बस कोई अजीब तरह का फ्लर्टिंग या खेल है, लेकिन वो मदद के लिए पुकार रही थी। क्या हो रहा था? वो मुझे SOS क्यों भेज रही थी? पुलिस को क्यों नहीं? मैंने तुरंत जवाब दिया, एना तुम ठीक हो? क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? क्या हो रहा है? मैंने घबरा कर भेजा। उसने चुपके से इशारा करते हुए एक वीडियो भेजा जिसमें पूछा गया था, क्या तुम्हें साइन करना आता है? मैंने हाँ में जवाब दिया और उससे पूछा कि वो कहाँ है। उसने साइन करते हुए एक वीडियो भेजा। पता नहीं मेरा दिमाग तेजी से चल रहा था। क्या हो रहा था? क्या ये कोई घटिया मजाक या शरारत थी? मैंने उससे पूछा कि क्या उसे पता है कि वो किस शहर या किस इलाके में है, और उसने जवाब दिया नहीं, पता नहीं। मैंने तुरंत पुलिस को फोन किया। मैंने उन्हें सब कुछ बताया और उन्होंने लड़की की पहचान लैला रॉनसन के रूप में की। वो एक कॉलेज स्टूडेंट थी जिसके बारे में यूनिवर्सिटी को शुरू में लगा था कि महीनों तक अटेंडेंस न होने की वजह से उसने पढ़ाई छोड़ दी थी। पुलिस ने OnlyFans URL का इस्तेमाल किया और उस IP को ट्रैक करने में कामयाब रही जहां से वीडियो और मैसेज आ रहे थे। वो एरिया मेरे घर से कुछ घंटों की दूरी पर थी। इस इलाके की पुलिस ने घर का पता लगा लिया और लैला को बचा लिया। साथ ही सभी जरूरी गिरफ्तारियां भी कर ली। मौके पर मौजूद इन्वेस्टिगेटर के मुताबिक एना को कुछ समय पहले उसकी यूनिवर्सिटी से किडनैप कर लिया गया था। उसे एक घर के बेसमेंट में बंधक बनाकर रखा गया था और उसकी मर्जी के खिलाफ OnlyFans और दूसरा ऑनलाइन कंटेंट बनाने के लिए मजबूर किया गया था। जिस आदमी ने उसे किडनैप किया था वो इस प्रोसेस से कमाए गए सारे पैसे ले लेता था। कुछ दिनों बाद मुझे खुद लैला का फोन आया। उसने मेरी मदद करने के लिए मुझे धन्यवाद दिया। उसने कहा कि जिस आदमी ने उसे किडनैप किया था उसने कहा था कि अगर ऑनलाइन किसी से मदद मांगी तो मैं जान से मार दूंगा। वो कभी कभी बेसमेंट के कोने से झांक कर देखता था कि वो क्या कर रही है और ये पक्का करता था कि वो OnlyFans पर किसी से मदद ना मांगे। मैंने तब से एना से और बात नहीं की है। घटना के तुरंत बाद मैंने OnlyFans अकाउंट डिलीट कर दिया। मैं बस वो वेबसाइट के बारे में दोबारा कभी नहीं सोचना चाहता हूँ। ये याद ऐसी नहीं है जिसे मैं पसंद करूं। हाल ही में मेरा ब्रेकअप हुआ था। मैंने आत्महत्या करने की कोशिश भी की थी। मैं फिर से अपने माता पिता के साथ रहने लगी थी और फिर से एक भरोसेमंद दोस्त ने मेरा यौन उत्पीड़न किया। मुझे लोगों को पहचानने की बिल्कुल समझ नहीं थी। मैं अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजर रही थी। अपनी माँ के घर में कई महीनों रहने के बाद और यौन उत्पीड़न सहने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरा उस माहौल से बाहर निकलना बहुत जरूरी है और मुझे फिर से अपने पैरों पर खड़ा होना है। मुझे किराए पर एक सस्ता घर मिला और मैंने अपनी जिंदगी फिर से शुरू की। मेरी पिछली जगह जितनी आरामदायक और सुकून देने वाली थी, ये उतनी अच्छी जगह नहीं थी, लेकिन कुछ समय रहने के लिए ठीक थी। वहां जाने के कुछ दिन बाद भी मेरी मानसिक स्थिति सही नहीं थी। मैं खुद की देखभाल पर कोई ध्यान नहीं दे पा रही थी। मैंने उन सभी चीजों का यूज स्टार्ट कर दिया था जो मेरे हाथ लग सकती थी। कई साइकेडेलिक ड्रग्स, एसिड, मशरूम और MDMA। जिसने भी MDMA का अनुभव किया है वो आपको बता सकता है कि ये आपको खुशी और संतुष्टि के एक बहुत अच्छा फील देता है। MDMA उस समय मेरे पास नहीं था। झूठी खुशी के छोटे छोटे दौर ने मेरे दिमाग से बची हुई सेरोटोनिन को चूस लिया और मुझे अंदर से और भी ज्यादा खालीपन महसूस हुआ। इसके अलावा आत्महत्या की कोशिश के बाद मुझे अचानक मेरी सभी दवाएं बंद कर दी गई क्योंकि मैंने पहले उनका इस्तेमाल खुद को नुकसान पहुंचाने के लिए किया था। मेरी नींद की दवा भी बंद कर दी गई थी। उसके बाद मेरी नींद न आने की समस्या वापस आ गई। फिर मेरी SSRI, जिसे अचानक बंद करने पर आपको बहुत ज्यादा मैनिक डिप्रेशन और कंफ्यूजन हो सकता है। और फिर मैंने काफी सालों तक एंजाइटी की दवा ली। इसने मुझे मेरे एग्रोफोबिया से बाहर निकाला और इसने मेरे PTSD ट्रिगर्स में मेरी मदद की क्योंकि मुझे इस हालत में पहुंचाने वाला उसी गली में कुछ ही ब्लॉक दूर रहता था जहां एक और व्यक्ति रहता था जिसने 11 से 14 साल की उम्र तक मेरा शोषण किया था। मैं बस उनका सामना करने की सारी क्षमता खो चुकी थी। अपनी एंजाइटी की दवा से कुछ समय तक गंभीर बेडरोल और यहाँ तक कि दौरे पड़ने के बाद मैंने गोलियां खरीदना शुरू कर दिया। मेरे लिए सिर्फ जेनक्स ही उपलब्ध था और जल्दी ही मुझे इस दवाई की आदत पड़ गई। मेरी हालत इतनी बुरी थी कि मैं रोज 12 से 20 मिलीग्राम जेनेक्स के नशे की दवा ले रही थी और ज्यादा दवा लेने से मैं हमेशा नशे में रहती थी और इसी वजह से मुझे कुछ भी याद नहीं रहता था। जैसे कि मेरी शादी एक म्यूजिशियन से हुई थी
जिसे मैं सिर्फ 1 महीने से जानती थी, और साथ ही उस महीने के बारे में भी जो हमने साथ बिताया था। मुझे ये अच्छे से याद है कि मैं सोफे पर लेटे हुए नेटफ्लिक्स पर रोजाना द ऑफिस देखती थी। मैंने बहुत ज़्यादा शराब पीना और गलत लोगों के साथ घूमना भी शुरू कर दिया था। पंक लोगों का ग्रुप जो अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा इधर उधर भटक कर बिताते थे, अपने रास्ते में आने वाली चीज़ों को बर्बाद कर देते थे। वो कोई काम नहीं करते थे और आमतौर पर दूसरों का इस्तेमाल करते थे। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते थे, हर रिश्ते को जला देते थे, क्योंकि सच में वो किसी की परवाह करने की हालत में नहीं होते थे। इसलिए मुझे उनकी कंपनी अच्छी लगती थी। उनमें से एक साइड शो बॉब था। वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त बनने लगा था, यहाँ तक कि मेरी शादी में मेरी मेड ऑफ ऑनर के तौर पर ड्रेस भी पहनी थी। वो अक्सर औरतों के कपड़े पहनता था, इसलिए नहीं कि वो ट्रांसजेंडर था, बल्कि इसलिए कि उसे बस ऐसा करना अच्छा लगता था। कुछ लोग इस बात पर उसका मजाक भी उड़ाते थे, लेकिन मुझे ये अच्छा लगता था। दूसरे क्या सोचते हैं, उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी। उसका दयालु और मजेदार स्वभाव था, जिसकी मैं बहुत तारीफ करती थी। क्योंकि वो औरतों के कपड़े पहनता था, इसलिए वो अक्सर मेरे क्लोसेट में घुस जाता था। मैं ये भी बताना चाहूंगी कि बॉब की हाइजीन भी बहुत खराब थी। वो डिओड्रेंट भी नहीं लगाता था, वो शायद ही कभी नहाता था, और उसके पैर, उन पैरों से बदबू आती थी जो कालीन के रेशों में हमेशा के लिए बस गई थी, जो मेरे वहां से जाने के बाद भी रही। वो शाम के 4 बजे के आसपास सोफे से उठता था और अपनी पिज्जा डिलीवरी की नौकरी के लिए भागता था। वो कभी भी नहाता नहीं था और ना ही कभी ब्रश करता था। वो जाकर वही यूनिफॉर्म पहन लेता था जो वो हफ्तों से पहन रहा था, जिसमें से सस्ती गांजे, पिज्जा, चिकनाई और पैरों की बदबू आती थी। नए साल के शाम 2016 को मैंने अपने पति को छोड़ दिया। वो हमेशा नशे की हालत में रहता था। उससे ये साफ होता है कि वो मैथ का यूज कर रहा था। मुझे पहले से ही इस पर शक था, क्योंकि जब मैं बहुत छोटी थी तब मैंने भी इसका यूज किया था। साथ ही मेरी फैमिली भी इसका यूज करती थी, इसलिए मैं इसके बारे में अच्छे से जानती थी। शादी करने से पहले उसे पता था कि ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात नहीं थी। मेरा भाई जेल में था, मेरे पिता को हार्ट अटैक आया और उनकी मौत हो गई। इन सब वजहों से मैंने मैथ का यूज करना शुरू कर दिया था। जब उसने मुझसे शादी की तो उसे ये सब पता था, फिर भी उसने ये बात मुझसे छिपा कर रखी। इसलिए मैं खुद को भी कुछ हद तक दोषी मानती हूँ। ऐसा तब होता है जब आप किसी अजनबी से शादी करते हैं। लगभग 1 साल बाद उसकी मौत फेंटालिन मिले शॉट से हो गई थी। 5 दिन बाद उसकी लाश मिली। अपने पति से अलग होने के बाद मैंने बॉब को अपने साथ रहने दिया। उसके पास कोई कमरा नहीं था, वो सोफे पर सोता था। वो घर के राशन या बिल में कोई मदद नहीं करता था, और सच कहूँ तो उसने मेरे घर को बहुत गंदा कर दिया था। लेकिन क्योंकि मेरा ओसीडी मेरी शराब पीने की आदत में बदल गया था और मैं अपने विचारों के साथ अकेले नहीं रहना चाहती थी, इसलिए मुझे ज़्यादा बुरा नहीं लगा। अपने पति को छोड़ने के 1 हफ्ते के अंदर बॉब साथ रहने के बारे में और ज़्यादा जुनूनी हो गया। मैंने उसे साफ साफ बता दिया था कि मेरा उसके साथ रहने का कोई इरादा नहीं है और हम सिर्फ एक दोस्त ही बनकर रहेंगे। मैं अपने पहले तलाक और उससे जुड़ी सारी बातों से दूर रहने के लिए मैंने घर से ही दूर रहना शुरू कर दिया। मैंने उससे भी दूर रहना शुरू कर दिया। हर बार जब मैं घर लौटती तो वहाँ रोता हुआ मिलता। कभी कभी तो वो न सिर्फ मेरे कपड़े पहने हुए मिलता, बल्कि मेरे बिस्तर पर भी मिलता था। आखिरकार उसने मुझे ज़्यादा देखने के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी। वो मेरे पीछे पीछे घूमता था और पूछता था कि उसे अपने साथ क्यों नहीं देख सकती। आखिरकार मैंने उसे कहा कि अगर उसने ये सब बंद नहीं किया तो उसे यहाँ से जाना होगा। बॉब ने तुरंत जवाब दिया कि कानूनी तौर पर वो मेरे घर में किराएदार है और उसे 30 दिन का नोटिस चाहिए। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ और तुम मेरे साथ फंस गई हो। हालात और ज़्यादा खराब हो गए और मैं दिन वो दिन और ज़्यादा अनकंफर्टेबल और डरा हुआ फील करने लगी। उसके आंसू गुस्से में बदल गए, उसके सवाल चीख पुकार में बदल गए। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि वो मेरी आंखों में सीधे घुर रहा था। उसका चेहरा लाल था, वो थूक रहा था, चिल्ला रहा था। तुम्हें पता है, मैं औरतों द्वारा रिजेक्ट किए जाने से बहुत तंग आ गया हूँ। अब वो मेरा शराब पीने वाला अच्छा दोस्त नहीं रहा। वो ऐसा था जिसके साथ मैं बिल्कुल नहीं रह सकती थी। एक पुलिस ऑफिसर ने मुझे सलाह दी कि मैं उसे घर से निकालने के लिए रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर ले लूं, और मैंने वही किया। फिर मैंने दरवाजे बंद रखे। मेरे घर में उसकी कुछ ही चीज़ें थी, एक गिटार और एक एम्प, जिन्हें मैंने पीछे के बरामदे में रख दिया था और उसे बता भी दिया था। उसने तुरंत घर में घुसने की कोशिश की। उसने दरवाजे को इतनी जोर से लात मारी कि मैं देख सकती थी कि डेडबोल्ट के पास दरार पड़ने लगी थी और फटे हुए सफ़ेद पेंट पर जूते के गहरे निशान पड़ गए थे। पुलिस भी उसे पकड़ नहीं पा रही थी। उसने अपनी नौकरी भी छोड़ दी थी। उसका कोई पक्का पता नहीं था। हालांकि मैंने पुलिस को उसके कार का हुलिया
लाइसेंस प्लेट और उसके दोस्तों के पते दिए। सुबह, दोपहर और रात में उस दरवाजे से सट कर रोती रही, यही उम्मीद करती थी कि वो ये दरवाजा ना तोड़ पाए। जब भी मैं पुलिस को फोन करती थी वो पहले ही वहाँ से भाग जाता था। मैं रात में जाकर खिड़कियों से बाहर देखती रहती थी, उसकी तेज आवाज वाली हरी कार को गुजरते हुए देखती थी और तब मेरी धड़कन तेज हो जाती थी। हमेशा मेरे हाथ में फोन होता था। हफ्तों तक वो मुझे आकर परेशान करता रहा। एक शाम उसके एक कॉमन फ्रेंड ने दरवाजा खटखटाया। मैंने खुशी खुशी खोला। बस तभी वो दरवाजे के पीछे से तेजी से बाहर निकला और अंदर आने की कोशिश करने लगा। मैंने जितनी तेजी और ताकत से हो सका दरवाजा बंद किया और लॉक कर दिया। वो फिर से लात मारी और मैं फिर से 911 पर कॉल किया। वो फिर चला गया। कुछ महीनों बाद वो आगे बढ़ गया। उसे गर्लफ्रेंड मिली। उसने भी उसे जल्द ही घर से निकाल दिया। बाद में उसने उसे बेहोश होने तक पीटा और उसका गला काटने की कोशिश की। किस्मत से एक पड़ोसी ने शोर सुना और बॉब वहां से भाग गया। उन आरोपों में उसे आसानी से छोड़ दिया गया। अगर आप उसका नाम गूगल करेंगे तो उसका नाम काफी क्राइम की न्यूज में दिखेगा। मैंने उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड से बात की। मैंने उन तस्वीरों को देखा कि उसने उनके चेहरों और शरीरों के साथ बहुत गलत किया था। मैं उस वक्त यही सोच रही थी कि ये सब मेरे साथ भी हो सकता था। आखिरी बार मैंने उसे अपने होम टाउन में लोकल किराना स्टोर पर देखा था, जब मैं अपनी नौकरी पर 10 घंटे की थका देने वाली शिफ्ट के बाद एक कप कॉफी का इंतजार कर रही थी। उसने एक प्यारी सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। मैं वहीं फ्रीज हो गई। दिल जोरों से धड़क रहा था, हाथ कांप रहे थे। मैं उसी दिन वहां से 1.5 घंटे दूर रहने चली गई और मैं इसी महीने में वापस आई हूँ। मरने वालों की सुरक्षा और गुमनामी के लिए नाम बदल दिए गए हैं। कई साल पहले हाई स्कूल के बाद मैं एक बुरी हालत में थी। ग्रेजुएशन के बाद मेरे गार्जियन ने मुझे घर से निकाल दिया था। मेरे रहने के लिए जगह ढूंढने में भी उन्होंने मेरी कोई मदद नहीं की, इसलिए मैं कुछ महीनों तक अपनी कार में ही रही। एक दिन काम पर मेरी मुलाकात कुछ मेंटल लड़कों से हुई। मैंने उन्हें शहर में देखा था। मेरे बाकी सभी दोस्त भी उन्हें जानते थे। सब उन्हें पसंद करते थे। कुछ महीनों में हम दोस्त बन गए और उन्होंने मुझे अपने साथ रहने का ऑफर दिया। मैं मान गई। अब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो सोचती हूँ कि काश मुझे अपनी कार में ही रह लेना चाहिए था। मेरे 2 दोस्त खास रूममेट भाई थे जिनका नाम जैक और कोडी था। वो एक बेंच पर ही सोते थे। वे जादू टोने में भी विश्वास करते थे, लेकिन मैं सच में इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करती थी। मैं उन्हें ये बताना नहीं चाहती थी कि उन्हें इन बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। उन्होंने मुझे कई महीनों तक बिना किराए के अपने साथ रखा, तो मैं शिकायत कैसे कर सकती थी। जवान लड़कों से भरे हुए घर में अकेली लड़की होने के नाते मैं हमेशा चौकन्नी रहती थी। मुझे किसी पर भरोसा नहीं था। बाद में पता चला कि मेरा ये सोचना सही था। समय के साथ उनके दोस्त हमारे साथ ज़्यादा समय तक रहने लगे थे, कभी कभी हफ्तों तक। उनके दोस्त भाइयों का एक और ग्रुप था जिनके साथ वे स्कूल गए थे। कुल 5 भाई थे, लेकिन सिर्फ 2 ही मेरे साथ लगातार रहते थे। छोटा भाई सैम बहुत विनम्र था। वो अपना काम खुद करता था और घर के कामों में हमेशा मदद करता था। दूसरे भाई केविन को कई मानसिक समस्याएं थी। उसने लगता है पहले कुछ बुरी ड्रग्स ली थी और एक तरह की धार्मिक साइकोसिस में बदल गया था। उसने एक औरत पर हमला करने के लिए जेल में समय बिताया था। वो अक्सर दूसरों की आंखों में देखकर कहता था कि वो देख सकता है कि उनकी मौत कैसे होगी। एक बार उसने मुझसे कहा कि मुझ पर एक शैतान का साया है और मुझे अपनी आत्मा को शुद्ध करने की ज़रूरत है। घर में सभी जानते थे कि उसे ये समस्याएं हैं, लेकिन वो उनका दोस्त था। उन्होंने मुश्किल समय में उसकी मदद की थी और उसे रहने की जगह भी दी थी, नहीं तो वो सड़कों पर होता। उसने मुझे जो बात बताई उसके बाद मैं उसके आसपास हमेशा सावधान रहती थी। उसकी बात सुनकर जितनी चिंता मुझे होती थी उतनी चिंता किसी और को नहीं होती थी। एक दिन मैं सो रही थी, तभी मेरा फ़ोन बजा। ये मेरा बॉस का फ़ोन था। उन्होंने पूछा कि क्या मैं 1 घंटा बिफोर काम पर आ सकती हूँ। दोपहर के सिर्फ 12 बजे थे। मेरे पास पैसे नहीं थे और मेरे पास करने के लिए कुछ काम भी नहीं था, इसलिए मैंने आने के लिए हाँ कह दिया। मैं उठी और जाने के लिए तैयार होने लगी। मैं लिविंग रूम में गई तो देखा कि सैम और जैक सोफे पर बैठे थे, जबकि केविन टीवी के पास फर्श पर बैठा था। वो यूट्यूब पर धर्म ग्रंथों के वीडियो देख रहा था, दुनिया के अंत वाले वीडियो देख रहा था। ये काफ़ी आम बात थी। मैं अपने काम में लगी। मैंने बस बाय कहा और काम पर चली गई। काम पर मेरी शिफ्ट लगभग पूरी हो गई थी जब मेरा फ़ोन बजा। मेरे बॉस ने फ़ोन उठाया, मुझे फ़ोन दिया और कहा ये कॉल तुम्हारे लिए है। मैं वहाँ सिर्फ एक कैशियर थी, इसलिए मुझे लगा कॉल पर मेरा कोई दोस्त होगा जो मेरे फ़ोन पर मुझसे संपर्क नहीं कर पा रहा था। मैंने फ़ोन उठाया और मुझे एक आदमी की आवाज़ सुनाई दी जिसे मैं नहीं पहचानती थी। हाय, मैं डिटेक्टिव नेल्सन। आज आपके अपार्टमेंट में कुछ हुआ है।
और हमें इसके बारे में आपसे बात करनी है। इसके लिए आपको पुलिस स्टेशन आना होगा। मैं तुरंत वहाँ से निकल गई। मुझे लगा कि भाइयों में से किसी एक को ड्रग्स बेचने या किसी और चीज़ के लिए गिरफ्तार किया गया होगा। मेरी ये सोच गलत थी। मैं पुलिस स्टेशन पहुंची और अंदर गई। एक ऑफिसर ने मुझे कैमरे वाले एक छोटे से ठंड कमरे में बैठा दिया। उसने मुझे पानी की बोतल दी और लगभग 30 मिनट के लिए मुझे अकेला छोड़ दिया। मेरा दिमाग तेजी से सोच रहा था कि क्या हुआ होगा। वो वापस आया और उसने मुझे बताया कि केविन ने दोपहर करीब 1 बजे जैक को चाकू मारकर मार डाला था। मैं हैरान रह गई। ये सब होने से 1 घंटे पहले ही मैं घर से निकली थी और तब तक सब कुछ ठीक लग रहा था। मैंने पूछा कि क्या कोई लड़ाई हुई थी। डिटेक्टिव ने मुझे बताया कि कोई लड़ाई नहीं हुई थी, लेकिन जो कुछ भी हुआ वो अचानक हुआ था। मैंने अपना बयान दिया। मेरे पास अब जाने के लिए कोई जगह नहीं बची। मैं अभी भी सदमे में थी और मेरा दिमाग खराब हो गया था। हमारा अपार्टमेंट क्राइम सीन बन गया था। पुलिस मुझे केस के बारे में कोई जानकारी नहीं दे रही थी, इसलिए मैं न्यूज़ देखने के लिए एक दोस्त के घर पर गई। अगले कुछ दिनों में जानकारी आने लगी। केविन ने जैक को सिर्फ 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि बार-बार चाकू मारा था। उसका सिर धड़ से अलग कर दिया था। मर्डर के बाद वो मर्डर वेपन हाथ में लिए सड़क पर भागा। उसने 911 पर कॉल किया और उन्हें बताया कि उसने क्या किया है। मैंने डर के मारी न्यूज़ रिपोर्ट देखी। हम जानते थे कि वो मानसिक रूप से ठीक नहीं था, लेकिन उसने इस बेरहमी से किए गए मर्डर को पूरी तरह से कबूल कर लिया और उसने पुलिस को अपनी नोटबुक भी दी। जाहिर है वो अपनी सभी भाइयों, मेरे रूममेट्स और मुझे मारने की प्लानिंग कर रहा था। उसे लगता था कि हम पर शैतान का साया है और यही हमें आज़ाद करने का एकमात्र तरीका था। किस्मत से उसके दूसरे टारगेट उस दिन वहां नहीं थे। सैम ने बदकिस्मती से मर्डर देखा, लेकिन किस्मत से वो बच गया। अगर मुझे मेरे बॉस का कॉल नहीं आता तो मैं सच में आज जिंदा नहीं होती। हाल ही में मेरा एक नया रूममेट आया। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था, लेकिन मुझे किराए में मदद के लिए किसी की जरूरत थी। क्रेगलिस्ट पर पोस्ट देखने के बाद वो यहाँ रहने आ गया। उसका नाम ग्रेग था। उसने मुझे बताया कि उसे सोने के बाद नींद में बातें करना, नींद में चलना और रात में डरने की आदत है। मजे की बात यह थी कि मुझे भी नींद में चलने की आदत थी, लेकिन ऐसा बहुत कम होता था। पहली घटना लगभग 1 हफ्ते बाद हुई, जब मैंने आधी रात को उसे चिल्लाते हुए सुना। क्योंकि हम दोनों घर के अलग अलग कमरों में सो रहे थे, इसलिए चीखें दूर से आ रही थी, लेकिन आवाजें इतनी तेज थी कि मैं डर गया और उसे देखने के लिए भागा। जैसे ही मैं उसके बेडरूम के पास पहुंचा, उसने चिल्लाना बंद कर दिया। मैं वापस सोने चला गया। अगले महीने तक उससे कोई दिक्कत नहीं हुई। उसके कोई दोस्त या परिवार वाला उससे मिलने नहीं आते थे और उससे कभी फोन पर बातें करते या मैसेज करते हुए भी ना देखा ना सुना था। फिर एक रात ग्रेग ने चिल्लाना शुरू कर दिया। मैं उठा और उसके कमरे की तरफ जाने लगा, लेकिन वो फिर से रुक गया। फिर और एक रात मेरे बेडरूम में चीखने की आवाज़ से मेरी नींद खुली। घबराहट में मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने बेड साइड लैंप जलाया। वो मेरे बिस्तर के पास नाइट कपड़े, एथलेट शॉर्ट्स और एक टी-शर्ट पहने खड़ा हुआ था। मैं डर गया और मैंने भी चिल्लाना शुरू कर दिया और उसे जगा दिया। उसने माफ़ी मांगी और वापस सोने चला गया। फिर सबसे डरावनी चीज़ हुई। लगभग 2 रात बाद मैं खटखटाहट की आवाज़ से जाग गया। ऐसा लग रहा था जैसे औजार और हथौड़े बज रहे हों। मैंने लाइट जलाई तो देखा ग्रेग एक कोने में घुटनों के बल बैठकर अपने हाथों से कुछ काम कर रहा था। लाइट जलाने के कुछ सेकंड बाद ग्रेग जम गया। फिर धीरे धीरे उसने अपना ऊपरी शरीर घुमाया और बिस्तर पर लेटे हुए मुझे घूरने लगा। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, इसलिए मैं धीरे धीरे बिस्तर से नीचे उतरा और घर से बाहर निकल गया। सड़क के किनारे एक खाली चर्च की पार्किंग में अपनी ट्रक में सो गया। मैं सुबह लगभग 8 बजे घर लौटा। ग्रेग जा चुका था। उसका सारा सामान भी चला गया था। उसका कोई निशान नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कभी वहां आया ही नहीं। मैं उसके किसी दोस्त या परिवार वाले को नहीं जानता था, इसलिए मेरे पास उसका कोई फ़ोन नंबर भी नहीं था। दिन हफ्तों में बदल गए, हफ्ते महीनों में। जब लीज खत्म होने के बाद मैंने घर खाली किया तो मैं अपने बेडरूम से अपना फर्नीचर निकाल रहा था। कमरे के उस कोने में जहां मैंने आखिरी बार ग्रेग को घुटनों के बल बैठा देखा था, मुझे फील हुआ कि फ्लोर बेंट ढीला था। फ्लोर बेंट के अंदर एक लिफाफा था जिसमें मेरी सोती हुए की बहुत सारी तस्वीरें थी। तस्वीरों के पीछे हाथ से तारीखें और समय लिखे हुए थे। दूसरी चीज सिर्फ एक छिलके वाली लकड़ी की झाड़ू का हैंडल था जिसे नुकीला बनाया गया था। मुझे सच में लगता था कि ग्रेग उस रात मुझे मारने की तैयारी कर रहा था और उसे यह एहसास हुआ क्योंकि नींद में चलने वाला ग्रेग ही ऐसा करने वाला था।
वो मेरी जान बचाने के लिए चला गया। ऐसा लगता है कि ग्रेग लगभग हर रात मेरे कमरे में आता था और वो झाड़ू के हैंडल को चाकू जैसा हथियार बनाने का काम कर रहा था और मुझे इस बारे में कभी पता नहीं चला। मैं उस वक्त से पहले और उसके दौरान भी मैं अच्छी मानसिक स्थिति में नहीं था। ये मेरे अजीब अंकल के बारे में एक लंबी कहानी होने वाली है, जो हर किसी पर जासूसी करने के लिए हर तरह की अजीब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते थे, जिसमें मेरा परिवार और मैं भी शामिल थे। हम 5 लोगों के परिवार ने खुशी खुशी मेरे अंकल, जो मेरी माँ के भाई हैं, हमने उनको अपने घर में रूममेट के तौर पर स्वागत किया। ये लगभग 10 साल पहले या शायद उससे भी ज़्यादा समय पहले की बात थी। उनका नाम डेविड है। डेविड जो उस समय 40 साल से ज़्यादा उम्र के थे। शुरू में बहुत दयालु थे, वो मेहनती भी थे और हमारे घर में बिताए ज़्यादातर सालों में अपने आप में रहते थे। उन्हें हमेशा टेक्नोलॉजी और जासूसी के सामान में बहुत दिलचस्पी रहती थी। उन्हें ऐसी चीज़ों में बहुत दिलचस्पी होती थी जिसमें कैमरा होता था या रिकॉर्डिंग सिस्टम होता था। वो अपने कमरे और कंप्यूटर को काफ़ी प्राइवेट रखते थे। हमने भी कभी उनकी पर्सनल स्पेस में दखल नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने हमें कभी ऐसा करने का कोई कारण नहीं दिया। जैसे जैसे साल बीते, हमने देखा कि उनका नेचर अकेले में थोड़ा और इन्वर्ट हो गया। वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड और पैरानॉइड थे, लेकिन उन्होंने इस समस्या को ठीक करने से मना कर दिया, इसलिए हमने ज़्यादातर उन्हें अकेला छोड़ दिया। जहाँ तक मुझे पता है, वो चैट रूम और सुनने वाले डिवाइस का ज़्यादा यूज करते थे। उन्होंने बहुत ज़्यादा शराब पीना शुरू कर दिया था और कभी कभी नशा करने के लिए मेरी माँ की प्रिस्क्रिप्शन वाली गोलियाँ भी चुरा लेते थे। ये सब बहुत खराब होता जा रहा था और घर में किसी को भी सच में नहीं पता था कि उनके बिगड़ते हुए व्यवहार को कैसे ठीक किया जाए। मेरे पिताजी कभी कभी उनके कामों के बारे में उनसे सवाल करते थे। हम घर में किसी को शराब पीने की इजाज़त नहीं देते, क्योंकि मेरे पिताजी खुद पहले नशे की लत से परेशान थे, लेकिन वो काफ़ी समय से नशे से दूर है। खैर, हमने उन्हें अल्टीमेटम दिया, शराब पीना बंद करो या घर छोड़ दो। कुछ टाइम तक ही उन्होंने हमारी बात मानी और बाद में जब भी वो शराब पीते तो वे हमसे छिप जाते। घंटों तक खुद को अपने बेसमेंट के कमरे में बंद कर लेते थे, कभी कभी तो कई दिनों तक। हालांकि हमें पता था कि वो शराब पी रहे हैं, क्योंकि दिन में किसी भी समय उनके कमरे से गुस्से भरी चीखें सुनाई देती थी या फिर तेज टेक्नो म्यूजिक जो रात 12 बजे तक बजता रहता था। पिछले 2 साल उनके और हमारे बीच बहुत खराब वाले साल ही रहे। जब भी वो घर लौटते थे, वो बहुत ज़्यादा नशे में होते थे और सो जाते थे। हम में से कोई भी दखल नहीं देता था, क्योंकि उनके अजीब व्यवहार और ज़्यादा शराब पीने के बारे में उनसे बहस करना कोई सामान्य बात नहीं थी। उस समय मैं 19 साल की लड़की थी और मेरे पिताजी 45 साल से ज़्यादा के थे। वो हम दोनों के प्रति बहुत ज़्यादा दुश्मन जैसा हो गए थे। वो सुनने या देखने के लिए डिजाइन किए गए बहुत सारे अजीब डिवाइस खरीदते थे, जिससे हम सभी बहुत ज़्यादा बेचैन और परेशान रहते थे। मेरे पिताजी ने मुझे बताया कि एक बार एक नए सनग्लास के साथ घर आया और उन्होंने उत्साह से मेरे पिताजी को बताया कि ये लोगों को देखने के लिए बहुत अच्छे हैं, और उन्होंने पूरा दिन पार्क में अजनबियों पर नज़र रखते हुए बिताया था। मुझे नहीं लगता है कि उनका किसी के प्रति कोई बुरा इरादा था, लेकिन जासूसी के प्रति उनका आकर्षण सच में परेशान करने वाला था और एक बड़ा खतरे का संकेत भी था। हमने उन्हें हमारा घर छोड़ने और कहीं और रहने की जगह ढूंढने के लिए कहा। उन्हें कुछ दिन का समय भी दिया और उन्हें रहने के लिए नई जगह ढूंढने में हेल्प करने के लिए भी कहा। उन्होंने हफ्तों तक हमारी बात को नजरअंदाज किया और लगभग हमारे घर छोड़ने से मना कर दिया। मेरी माँ को समझ नहीं आ रहा था कि स्थिति को कैसे संभाला जाए, क्योंकि वो उनका अपना भाई थे। वैसे भी घर के चारों ओर छोटे छोटे अजीब डिवाइस मिलना कोई सामान्य बात नहीं थी, जिन्हें अगर आपने पहले कभी नहीं देखा तो उन्हें समझना बिल्कुल मुश्किल था। जैसे मूवमेंट ट्रैकिंग डिवाइस, इंफ्रारेड कैमरे या माइक जो उस कमरे में होने वाली किसी भी आवाज़ को रिकॉर्ड कर लेते थे। उनका हमारे वाईफाई पर भी कंट्रोल था और मुझे पक्का यकीन है कि उनके पास हमारी ब्राउज़र सर्च हिस्ट्री या आमतौर पर वाईफाई से जुड़ी जानकारी का एक्सेस था। अगर हम उनके बर्ताव के बारे में उनसे बात करते या उन्हें सामान पैक करके जाने के लिए कहते तो वो हमें धमकी देते थे। तुम जो कुछ भी करते हो मैं सब देखता हूँ। तुमने उस रात जो कहा मैंने सुना। हालांकि हमें कभी पता नहीं चला कि वो किस तरह की जानकारी से हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे थे। हम सब बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे। हम हमारी प्राइवेसी में दखल देने के विचारों से बहुत परेशान थे। हालांकि छिपाने जैसा कुछ भी नहीं था। मेरे पिताजी अंकल को टेस्ट करना चाहते थे और देखना चाहते थे कि जब वो घर से बाहर होता है तो क्या वो हमारे घर पर कोई डिवाइस इस्तेमाल करता था। मेरे पिताजी अंकल के सुबह काम पर जाने के इंतजार करते थे और फिर पिताजी वाईफाई बंद कर देते थे। कभी कभी तो पावर ब्रेकर भी बंद कर देते थे, ये देखने के लिए कि घर से बाहर रहते हुए वो कैसा रिएक्ट करता है। डेविड अंकल तुरंत हमारे घर लौट आते थे। वाईफाई बंद क्यों है? बिजली बंद क्यों है? मेरे पिताजी उनसे पूछते थे कि जब वो घर से बाहर थे तो वाईफाई बंद होने के बारे में उन्हें कैसे पता चला। ये सब बहुत अजीब था। हर बार जब मेरे पिताजी ऐसा करते थे तो वो वाईफाई और अपने डिवाइस ठीक करने के लिए तुरंत घर लौट आते थे।
अगर वो घर पर होते और वाईफाई बंद हो जाता तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा करते थे। हर किसी से कड़ी पूछताछ की जाती थी और वाईफाई काम ना करने के बारे में हमारे ऊपर आरोपों की बौछार कर देते थे। उसने खास तौर पर मेरे पिताजी को धमकी देना शुरू कर दिया था और उन्हें अपना अजीब जासूसी वाला सामान दिखाते थे जो उसने खरीदे थे। अंकल उस डिवाइस को दीवार पर लगा देते और पूरे घर में किसी की भी बात सुन सकते थे। उन डिवाइस से फुसफुसाहट भी सुनी जा सकती थी। अंकल चाहते थे कि हमें पता चले कि वो हमारी हर बात सुन सकते हैं। ये डराने की एक चाल थी ताकि वो हमारे साथ घर में रह सकें। जब उन्हें सही तरीके से घर खाली करने का नोटिस देने के बाद भी उन्होंने हमारा घर छोड़ने से मना कर दिया तो हमें उन्हें कानूनी तौर पर हमारे घर से हटाने के लिए पुलिस और कोर्ट से मदद लेनी पड़ी। हमने अंकल की किसी भी अनचाही विजिट को रोकने के लिए अपने घर के सभी ताले भी बदल दिए। खैर, वो लगभग 6 महीने से हमारे घर से बाहर हैं। हम अभी भी अजीब चीज़ों का अनुभव कर रहे हैं जिसे हम सब डरे हुए हैं। घर के अलग अलग हिस्सों से अजीब हल्की बीप की आवाज़ें, अनजान ब्लूटूथ डिवाइस की कथित तौर पर 10 मीटर या उससे कम दूरी पर, और तार जो पूरी घर में फैले हुए हैं। लेकिन कभी कभी मुझे अभी भी घर के चारों ओर अजीब अनजान डिवाइस मिलते हैं। उनमें से ज़्यादातर खराब और इस्तेमाल के नहीं लगते, लेकिन मैं फिर भी उन्हें तोड़ देती हूँ। अंकल ने जोर दिया कि उनके जाने के बाद भी हम उनकी वाईफाई सर्विस रखें, लेकिन हमें उनकी वाईफाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी और हमने तुरंत उनका राउटर अपने घर से हटा दिया। मुझे पता चला कि अंकल किसी समय हमारे पीछे के आंगन की बेसमेंट की खिड़की से घर में घुस गए थे। मुझे तभी पता चला कि कोई पीछे के आंगन में आया था, क्योंकि ताजी बर्फ गिरी थी जिससे उनके बड़े जूते जैसे पैरों के निशान दिखे। जिस रात बर्फ गिरी थी उस रात घंटों बाद तक कोई घर पर नहीं था। मेरा भाई लगभग 2 महीने पहले से ही बाहर चला गया था। मेरी माँ सुबह 3 बजे काम से घर लौटी थी। मेरे पापा रात 12 बजे घर लौटे। मेरी सिस्टर वीकेंड के लिए एक दोस्त के साथ रुकी हुई थी और मैं काम के बाद सुबह 7 बजे के बाद घर लौटी। मैं रोज कुत्ते के लिए बॉल फेंकने के लिए पीछे के आंगन में जाती हूँ और जब मुझे वो जूता मिला, क्योंकि मेरे परिवार में कोई भी 12 नंबर का जूता नहीं पहनता था, घर में सबसे पूछने के बाद सबने मुझे यकीन दिलाया कि पिछली रात से कोई भी पीछे के आंगन में नहीं गया था। ये साफ था कि शायद डेविड अंकल पीछे के आंगन से हमारे घर में घुसे थे। उन्होंने ये किस लिए किया होगा हमें कुछ नहीं पता था। उनकी एंट्री के बाद से हमें घर में कोई भी बदलाव नहीं मिला था। हमने सुरक्षा के लिए उनके खिलाफ रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर फाइल किया है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो अभी भी मेरी माँ को फ़ोन पर अजीब मैसेज और धमकियाँ भेज रहे हैं। हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि डेविड अंकल अब हमारे घर में नहीं है, लेकिन किसी तरह वो अपनी जासूसी भरी नज़रों से हमें अभी भी परेशान कर रहे हैं। ये एक अजीब अनुभव है जो मेरे साथ कुछ साल पहले हुआ था। मैं एक लड़की हूँ और एक दिन मैं पार्क में थी। ये एक सिटी पार्क था जहाँ से मैं काम से लौटने से मैं गुजर रही थी। ये एक बड़े शहर में काफ़ी बड़ा इलाका है, इसलिए वहाँ आमतौर पर बहुत सारे लोग होते हैं। जैसे ही मैं चल रही थी, कुछ देर बाद एक आदमी पूरे पार्क में मेरा पीछा करने लगा। मैंने उसे तब देखा जब मैं कुछ देखने के लिए एक पल के लिए रुकी और देखा कि वो बस वहीं खड़ा था। फिर जैसे ही मैं आगे बढ़ी, वो मेरे पीछे चलने लगा। जल्दी मैं पार्क से बाहर निकल गई और शहर की सड़क पार आ गई। जब मैं सड़क पार करने का इंतजार कर रही थी तो मैंने उसे अपने आसपास खड़ा देखा। हर बार जब मैंने उस आदमी को देखा तो ऐसा लगा जैसे वो भी मुझे देख रहा था। हालांकि इस समय मुझे पक्का नहीं पता था कि वो मेरा पीछा कर रहा था या नहीं, लेकिन मुझे बस शक था। मुझे अपने अपार्टमेंट तक पहुंचने के लिए लगभग 10 मिनट और चलना था। मैंने हर थोड़ी देर में पीछे मुड़कर देखा और हर बार वो आदमी मेरा पीछा कर रहा था। ये पहली बार था जब मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ था। जब आखिरकार मैं अपनी बिल्डिंग पहुंची तो वो शायद 20 फीट पीछे था। मैं जल्दी से अंदर भागी। फिर मैंने दरवाजा बंद कर लिया और वो आदमी अंदर नहीं आया। मुझे पक्का नहीं पता कि उसने कोशिश की या नहीं, या जब मैं अंदर गई तो वो बस आगे चलता रहा। मुझे याद था कि वो कैसा दिखता था, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि मैं उसे दोबारा नहीं देखूंगी। उसी रात कई घंटे बाद मेरे फ़ोन पर एक नए इंस्टाग्राम फॉलोअर का नोटिफिकेशन आया। जब मैंने ऐप खोला तो देखा कि वो फॉलोअर कौन था। जब मैंने उसकी तस्वीर देखी तो वो वही आदमी था जो मेरा पीछा कर रहा था। मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि उसे मेरा नाम कैसे पता चला या उसने मेरा प्रोफाइल कैसे ढूंढा। मैंने उसे ब्लॉक कर दिया। मुझे सच में बहुत अजीब लगा कि उसने मुझे कैसे ढूंढा। अगले ही रात जब मैं अपने अपार्टमेंट में घर पर थी तो मुझे एक और इंस्टाग्राम नोटिफिकेशन मिला। उसी आदमी ने मेरे दूसरे प्रोफाइल को फॉलो किया था
मेरा एक दूसरा इंस्टाग्राम अकाउंट था जहाँ मैं ज्यादातर रैंडम चीजें पोस्ट करती थी और उसे सिर्फ मेरे सबसे करीबी दोस्त ही फॉलो करते थे। अकाउंट प्राइवेट था लेकिन वो मुझे फॉलो करने की रिक्वेस्ट भेज रहा था और ये अकाउंट इतना प्राइवेट था कि मैंने उसमें अपना नाम भी इस्तेमाल नहीं किया था और मैंने खुद को भी उसमें फॉलो नहीं किया था। जब मैंने देखा कि उसने मुझे ढूंढ लिया है तो मैं बहुत घबरा गई। मैंने उसे उस प्रोफाइल पर भी ब्लॉक कर दिया। इसके लगभग 30 मिनट बाद मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं गई और दरवाजे के छेद से देखा। जाहिर है उसे पता था कि मैं कहाँ रहती हूँ। हालांकि मुझे नहीं पता था कि उसे कैसे पता चला कि मेरा यूनिट कौन सा है। मैं दरवाजा खोलने वाली नहीं थी। उसने लगभग 1 मिनट बाद फिर से दस्तक दी। मैं उसे देखती रही लेकिन वो नहीं गया। वो बस वही खड़ा रहा। मैंने पुलिस को फोन किया और नजर रखी। वो आदमी बस वही खड़ा था, जैसे उसे उम्मीद हो कि मैं उसके लिए दरवाजा खोलूंगी। कभी कभी वो थोड़ा इधर उधर टहलता था लेकिन वो वापस मेरे दरवाजे के ठीक सामने आ जाता था। पुलिस लगभग 10 मिनट में वहां पहुंच गई। जब वो पहुंचे तो वो आदमी अभी भी वही था, मेरे दरवाजे के बाहर। मुझे याद है कि उन्होंने उससे बात की और मैंने उसे ये कहते हुए सुना कि शायद गलत पते पर आ गया है। उसने कहा कि उसे कोई अंदाजा नहीं था कि कोई पुलिस को क्यों बुलाएगा और वो अपने दोस्त जोसन से मिलने की कोशिश कर रहा था। मुझे लगता है कि पुलिस जानती थी कि वो झूठ बोल रहा है। हालांकि पुलिस ने बस उससे कहा कि मुझे अकेला छोड़ दे और ये बिल्डिंग में दोबारा ना आए। मैंने अधिकारियों से भी बात की और उन्हें बताया कि क्या हुआ था। उन्होंने कहा कि अगर वो वापस आए तो उन्हें फिर से फोन करना। शुक्र है वो वापस नहीं आया। उसे फिर कभी नहीं देखा। मुझे अब भी विश्वास नहीं हो रहा है कि वो आदमी कितना अजीब था। ये मेरे साथ तब की बात है जब मैं कॉलेज में था। ये मेरी यूनिवर्सिटी के दूसरे साल की बात है। मैं एक छोटे से घर में रहता था जिसे मैं अपने रूममेट थॉमस के साथ शेयर करता था। जिस यूनिवर्सिटी में मैं जाता था वो काफ़ी बड़ी है। उसमें कुल मिलाकर लगभग 20,000 स्टूडेंट्स होंगे। ये घटना पहले सेमेस्टर के दौरान हुई थी। मुझे याद है कि मैं एक दिन इंस्टाग्राम पर गया और देखा कि मेरा एक नया फॉलोअर है। मैंने प्रोफाइल पर क्लिक किया और वो रेंडा नाम की एक लड़की थी। उसकी प्रोफाइल में मेरे स्कूल की शुरुआती अक्षर थे। साथ ही वो साल भी था जो मुझे लगा कि उसके ग्रेजुएशन का साल होगा। उसे 2 ऐसे लोग भी फॉलो कर रहे थे जिन्हें मैं कॉलेज से जानता था। मेरे कोई बहुत करीबी दोस्त नहीं थे लेकिन कुछ लड़के जिन्हें मैं जानता था उन्होंने उसे फॉलो किया हुआ था। मुझे लगा कि रोंडा मेरे स्कूल में रही होगी, इसलिए मैंने फॉलो बैक कर लिया। उसके प्रोफाइल पर ज़्यादा तस्वीरें नहीं थी, कुछ सेल्फी और कुछ तस्वीरें जो मैं भूल गया, बस इतना ही था। उसे फॉलो बैक करने के बाद मैं अपने काम में लग गया और इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। कुछ दिन बीत गए। फिर एक दिन मैंने देखा कि रोंडा ने इंस्टाग्राम पर मेरी सभी तस्वीरों को लाइक की है। मेरे पास लगभग 40 पोस्ट थे जो मेरे हाई स्कूल के शुरुआती सालों तक के थे। उसने हर एक फोटो को लाइक किया था। मुझे ये अच्छा लगा लेकिन थोड़ा अजीब और अटपटा भी लगा। मुझे लगा कि शायद वो मुझे पसंद करती है। हालांकि उसने किसी भी चीज़ पर कमेंट नहीं किया या मुझे कोई मैसेज नहीं भेजा। अब इसके बाद कई और दिन बीत गए। फिर एक रात थॉमस एक क्लासरूम में पढ़ाई कर रहा था और मैं घर पर ही था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। शायद रात के 9 बजे होंगे। मुझे किसी के आने की उम्मीद नहीं थी। मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि कौन होगा। मैं अपने कमरे में था इसलिए मुझे दस्तक ठीक से सुनाई नहीं दी। मैं उठा और हॉल में गया। फिर मुझे एक और दस्तक सुनाई दी लेकिन तब मुझे एहसास हुआ कि दस्तक घर के पिछले दरवाजे से आ रही थी, सामने के दरवाजे से नहीं। अब ये सच में अजीब था। मैं पिछले दरवाजे के पास गया और खिड़की से बाहर देखा। मैंने देखा वहाँ एक लड़की खड़ी है। वो रोंडा थी लेकिन पहले तो मैं उसे पहचान नहीं पाया क्योंकि मैंने उसकी सिर्फ कुछ सेल्फी इंस्टाग्राम पर देखी थी। मुझे नहीं लगता कि मैंने उसे पहले कभी देखा था। जब मैं दरवाजे के पास खड़ा था तो उसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। फिर मैंने पीछे का दरवाज़ा खोला और उसे हाय कहा। फिर मैंने उससे पूछा कि यहाँ वो क्या कर रही है। उसने मुझसे पूछा कि क्या वो अंदर आ सकती है। मुझे इस बारे में कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसकी बात मुझे अजीब लग रही थी। शायद ये इसलिए था क्योंकि वो रात 9 बजे बिना बताए मेरे पिछले दरवाजे पर आ गई थी और वैसे उसे ये जानने का कोई मतलब नहीं बनता कि मैं कहाँ रहता हूँ। मैंने उसे पूछा कि उसे कैसे पता चला कि मेरा घर कहाँ है। उसने बस मुझसे फिर से अंदर आने को कहा। मैं सच में नहीं चाहता था कि वो अंदर आए, इसलिए मैंने उसे कहा कि मैं होमवर्क में बहुत बिजी हूँ और मुझे वापस काम पर जाना है। वो थोड़ी देर वहीं खड़ी रही, निराश दिख रही थी। फिर उसने कहा कि वो बस जा रही है और गुस्से में चली गई। मुझे खुशी थी कि वो जा रही थी लेकिन मैं कंफ्यूज था। उसके जाने के बाद मैं वापस अंदर कमरे में चला गया। फिर मैंने रोंडा को इंस्टाग्राम पर ब्लॉक कर दिया।
मुझे लगा कि उसने इस तरह बिना बताए आकर हद पार कर दी थी। जब थॉमस घर वापस आया तो मैंने उससे पूछा कि क्या वो रोंडा को जानता है। उसने कहा नहीं। मैंने उसे उसकी तस्वीर दिखाई, फिर भी उसे वो नहीं पहचाना। मैंने उसे बताया कि उस रात क्या हुआ था और वो भी उतना ही कंफ्यूज था जितना मैं था। मुझे उम्मीद थी कि शायद वो रोंडा को जानता होगा, लेकिन वो भी उसे नहीं जानता था। इससे ये और भी अजीब और डरावना हो गया। अगली ही रात मैं देर रात तक होमवर्क करता रहा। 11:59 को कुछ काम जमा करना था। मैं आखिरी पल में उसे पूरा करने की कोशिश कर रहा था। शायद रात 11:30 हो गए और मैं लगभग काम पूरा कर चुका था। जब मैंने थॉमस को लिविंग रूम में मुझे बुलाते हुए सुना, वो वहाँ टीवी देख रहा था। मैंने उससे पूछा कि उसे क्या चाहिए। फिर उसने मुझे बताया कि सामने के दरवाजे पर एक लड़की खड़ी है। मैं जानता था कि वो कौन है। मैं उठा और लिविंग रूम में चला गया। मैंने सामने के दरवाजे से बाहर देखा तो वो रोंडा वहीं खड़ी थी, लेकिन उसने दरवाजा नहीं खटखटाया या कुछ और नहीं किया। ऐसा लगा जैसे उसने मेरी तरफ देखा और मुझे पहचान लिया। फिर वो मुड़ी और भाग गई। ये अब तक की सबसे डरावनी चीज थी। मैं वापस गया और अपना होमवर्क पूरा किया और फिर लिविंग रूम में थॉमस के साथ टीवी देखने लगा। हम बार बार खिड़की से बाहर देख रहे थे कि क्या वो वापस आएगी, लेकिन शुक्र है कि वो नहीं आई। उसके बाद मैंने उसे फिर कभी नहीं देखा। मुझे याद है कि महीनों बाद स्कूल के साल में मैंने थॉमस को उसे इंस्टाग्राम पर ढूंढने के लिए कहा था। उसकी कुछ और तस्वीरें थी। मुझे अब भी नहीं पता कि वो क्या कर रही थी। इसके बारे में सोचना सचमुच बहुत डरावना था। ये बात अब से 2 साल पहले की है। मैं एक लड़की हूँ और एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में अकेली रहती हूँ। बहुत से लोगों की तरह मेरा भी इंस्टाग्राम अकाउंट है, जिस पर मैं काफ़ी रेगुलर पोस्ट करती हूँ। मैं महीने में कम से कम एक बार पोस्ट तो करती ही हूँ। मुझे इंस्टाग्राम पर पोस्ट करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मुझे पता है कि कभी कभी आपको अजीब लोगों से निपटना पड़ता है। इस घटना से पहले मेरा कोई बैड एक्सपीरियंस नहीं था। एक दिन मैंने इंस्टाग्राम ऐप खोला और देखा कि मुझे एक डीएम आया है। ये मेरे एक फॉलोअर का था जिसका नाम टीम था। मैं उसे नहीं जानती थी और मैं उसे फॉलो भी नहीं करती थी। मुझे पक्का नहीं पता कि वो मुझे कब से फॉलो कर रहा था, लेकिन उसने मुझे एक मैसेज भेजा। उसने पूछा कि क्या मैं उसके साथ घूमने जा सकती हूँ। मुझे ये थोड़ा अजीब लगा और मैंने जवाब नहीं दिया। उसने मुझसे कोई बात भी नहीं की थी और मैं उसे जानती भी नहीं थी। शायद उसे लगता था मैं बस हाँ ही कह दूंगी। उसकी प्रोफाइल पिक्चर के आधार पर मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। मुझे लगा कि वो इसके बाद मुझे फिर से मैसेज नहीं करेगा, लेकिन अगले दिन उसने मुझे एक और मैसेज भेजा। उसने एक बार फिर से उसके साथ घूमने के लिए कहा और कहा कि वो मुझे पिकअप कर लेगा। इस बार मैंने उसे मना किया और ऑफर देने के लिए थैंक्स कहा। अब उसे समझ जाना चाहिए था कि मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। टीम ने मुझे मनाने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे इग्नोर कर दिया। मुझे सच में नहीं पता था कि वो मुझे ये मैसेज क्यों भेज रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे अचानक से भेज रहा हो। अगले दिन मुझे उससे कोई और मैसेज नहीं मिला। मुझे लगा कि वो मुझसे बात करना बंद कर देगा। अगली रात में ग्रोसरी शॉपिंग करने गई। मैं कभी कभी वहाँ शॉपिंग करने चली जाती थी। मेरा कोई खास रूटीन नहीं था। मैं लगभग 20 मिनट तक स्टोर के अंदर शॉपिंग कर रही थी। शायद रात के 8 बजे के आसपास था। शॉपिंग खत्म करने के बाद मैं पार्किंग लॉट में अपनी कार के पास गई। वहाँ सन्नाटा था, लेकिन यहाँ वहाँ कुछ लोग थे। तभी मैंने देखा कि मेरे बगल में कार खड़ी थी। मैंने अपनी किराने का सामान कार्ट से निकालकर अपनी कार में रखना शुरू किया। तभी मेरे बगल वाली कार का दरवाजा खुला और एक आदमी बाहर निकला। मैंने उसे पहचाना नहीं। वो शॉपिंग करने आए किसी दूसरे आदमी जैसा लग रहा था, लेकिन वो स्टोर की तरफ नहीं गया। वो सीधे मेरी तरफ आया। पहले तो मैं कंफ्यूज हो गई, लेकिन फिर उसने मेरा नाम लिया और पूछा कि मुझे क्यों लगा कि मैं उसे इग्नोर कर सकती हूँ। मुझे फील हुआ कि ये इंस्टाग्राम वाला टीम था और उस समय मैंने उसकी तस्वीरें से पहचान लिया था। हालांकि मैं इतनी कंफ्यूज थी कि उसे कुछ कह नहीं पाई। उसने कहा कि वो अब यहाँ है और हम साथ हैं, तो हमें साथ में घूमना चाहिए। मैंने आखिरकार उससे बात की और पूछा कि वो क्या कर रहा है और उसे कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ। उसने कहा कि ये बस एक इत्तेफाक था। मैंने अपना किराने का सामान अपनी कार में रखना खत्म किया और कहा कि मुझे घर जाना है, और फिर घूमकर अपनी ड्राइवर वाली सीट की ओर जाने लगी। लेकिन उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे रोक लिया। उसने मुझसे कहा कि चलो मेरे साथ चलो। मैंने उससे मुझे छोड़ने के लिए कहा और कहा कि वो मेरे हाथ में चोट पहुंचा रहा है, लेकिन वो मुझे अपनी कार की तरफ खींचने लगा। वो मुझसे बहुत ताकतवर था और हम उसकी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगे। फिर मैंने जितनी जोर से हो सकता था चिल्लाना शुरू कर दिया। मैं मदद के लिए चिल्ला रही थी और उससे मुझे छोड़ने के लिए भी कह रही थी। किस्मत से पार्किंग लॉट में थोड़ी दूरी पर कुछ लोग अपनी कारों की तरफ जा रहे थे। उन्होंने देखा कि क्या हो रहा है
और जब टीम ने ये देखा तो उसने मुझे छोड़ दिया और मुझे चुप रहने के लिए कहा। मैं तुरंत अपनी कार के ड्राइवर वाली सीट की तरफ भागी और कार के अंदर बैठ गई। टीम मेरे पीछे आया, लेकिन उसके अंदर आने से पहले ही मैंने दरवाजा लॉक कर दिया था। मैंने बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं किया और वहाँ से गाड़ी चलाकर निकल गई। टीम को अपनी कार की तरफ वापस भागना पड़ा और मैं बहुत तेजी से पार्किंग लॉट से निकल गई। जब तक उसने अपनी कार स्टार्ट की मैं पहले ही जा चुकी थी। मैं पास के एक और स्टोर के पास से गुजरी जो उसकी नज़र से दूर था। फिर मैंने कुछ रैंडम रिहायशी सड़कों पर गाड़ी चलाई जब तक मुझे यकीन नहीं हो गया कि वो मेरा पीछा नहीं कर रहा है। उसके बाद मैं घर चली गई। मैं उसे अपना पीछा न करने देने पर इतनी फोकस थी कि मैं कुछ देर के लिए पुलिस को फ़ोन करना ही भूल गई। लेकिन आखिरकार मैंने किया। मैंने उन्हें सब कुछ बताया जो हुआ था। लेकिन जब मैं अपने इंस्टाग्राम पेज पर गई तो उसका अकाउंट गायब था। मुझे लगता है कि उसने उसे डिलीट कर दिया था। फिर भी उस रात के बाद मैंने टीम को फिर कभी नहीं देखा और न ही उससे दोबारा बात हुई। मैं एक लड़की हूँ और कई दूसरे लोगों की तरह मेरा भी इंस्टाग्राम अकाउंट है। मैं अपने पेज पर कभी कभी फोटो पोस्ट करती हूँ। मुझे ये देखकर अच्छा लगता है कि मेरी तस्वीरों पर कितने लाइक्स और कमेंट्स मिलते हैं। ज़्यादातर कमेंट्स और लाइक्स मेरे अच्छे दोस्तों के होते हैं, लेकिन जाहिर है सभी नहीं। कई दूसरे लोगों की तरह मुझे भी ऑनलाइन कई अजीब लोग मिलते हैं। कभी कभी अनजान आदमी मेरे तस्वीरों को लाइक करते हैं, उन पर कमेंट करते हैं या मुझे डीएम भी करते हैं। वे थोड़े अजीब होते हैं और कभी कभी मैं उन्हें डिलीट भी कर देती हूँ, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा कभी कभी होता है। लेकिन मुझे याद है एक बार लगभग 1 साल पहले मैंने इंस्टाग्राम पर एक फ़ोटो पोस्ट की थी। किसी लड़के ने उसे लाइक किया और उस पर कमेंट किया। मैंने कमेंट पढ़ा लेकिन उसकी प्रोफाइल चेक नहीं की। मैं उसे नहीं जानती थी, लेकिन उसने कमेंट के साथ एक आग वाला इमोजी डाला था। इसके कुछ ही समय बाद उसने मुझे डीएम किया। उसने बस मुझे हाय कहा, लेकिन मुझे जवाब देने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। फिर भी मैंने ये देखने के लिए उसके पेज पर क्लिक किया कि वो कौन है। वो मुझसे काफ़ी बड़ा लग रहा था और उसकी सिर्फ कुछ ही तस्वीरें थी। मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था कि वो कौन है, इसलिए मैंने उसे इग्नोर कर दिया। मुझे ऐसे लोगों से कई डीएम मिलते हैं जिन्हें मैं नहीं जानती। ज़्यादातर समय मैं उन्हें जवाब नहीं देती तो वो समझ जाते हैं और मुझे मैसेज नहीं करते। मुझे लगा कि ये भी वैसे ही होगा, लेकिन उस आदमी ने अगले दिन मुझे एक और डीएम किया। इसे भी मैंने इग्नोर कर दिया। मैंने इसे खोला भी नहीं। अगले कुछ दिनों में उसने मुझे कई और मैसेज भेजे। मैंने इनमें से किसी को भी पढ़ने की जहमत नहीं उठाई। मुझे लगा कि आखिरकार वो आदमी हार मान लेगा, लेकिन उसने नहीं मानी। अगले हफ्ते से उसने मुझे लगभग हर दिन मैसेज भेजे। मुझे दिन में कई बार इंस्टाग्राम नोटिफिकेशन मिलते थे और उनमें से कम एक मैसेज उस आदमी का होता था। आखिरकार मैं इससे थक गई। मैंने उस आदमी को ब्लॉक करने का फैसला किया, लेकिन ऐसा करने से पहले मैं उसके भेजे हुए मैसेज पढ़ना चाहती थी। मैंने देखा कि उसके पास एक फ़ोटो थी और वो मेरे घर की थी। ये आदमी जरूर इसी इलाके में रहता होगा और उसे पता था कि मैं कहाँ रहती हूँ। मैंने उसके भेजे हुए दूसरे मैसेज देखे। उसने मुझे बार बार हाय कहा और फिर साफ साफ बताया कि उसे पता है कि मैं कहाँ रहती हूँ। उसके बाद मेरे घर की एक तस्वीर थी। उसने मुझे फिर से हाय कहा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने उसके अकाउंट की रिपोर्ट इंस्टाग्राम पर की और फिर उसे ब्लॉक कर दिया। हालांकि मुझे लगा नहीं था कि कुछ होगा। मुझे ये भी नहीं लगा कि पुलिस के पास जाने लायक मामला है, क्योंकि मुझे नहीं लगा कि उस आदमी ने कोई कानून तोड़ा है। फिर भी मैं बहुत परेशान थी। यह आदमी क्या कर सकता था? बाकी दिन लगातार अपने सामने वाली खिड़की से बाहर देख रही थी। मैंने अपने आसपास देखा। उस दिन मुझे कहीं नहीं जाना था और मैंने चिंता न करने की पूरी कोशिश की। मैंने अपने कई दोस्तों को फ़ोन किया और उनसे इस बारे में बात की। बदकिस्मती से उनमें से कोई भी उस रात मेरे पास आकर मेरा साथ नहीं दे सका, क्योंकि वे या तो काम कर रहे थे या उनके पास पहले से कोई प्लान थे। मुझे थोड़ा बेहतर महसूस हो रहा था, लेकिन कुछ ही घंटों तक कुछ भी अजीब नहीं हुआ। रात करीब 10 बजे मैं अपने लिविंग रूम में टीवी देख रही थी। मेरी खिड़कियां पर्दों से ढकी हुई थी। मैं उस आदमी के बारे में भी नहीं सोच रही थी। मेरे फ़ोन पर कोई अजीब इंस्टाग्राम नोटिफिकेशन भी नहीं आया था। मेरे मन में डर था कि वो आदमी दूसरा इंस्टाग्राम अकाउंट बनाकर मुझे फिर से मैसेज करेगा। फिल्म देखते समय मुझे अचानक याद आया और मेरे मन में फिर से खिड़की से बाहर देखने का ख्याल आया, क्योंकि काफ़ी देर से मैं खिड़की के बाहर नहीं देखी थी। मैंने गली में कार देखी। मैं पहचान नहीं पाई कि वो किसका है या कौन है। मैं ये भी नहीं देख पाई कि ड्राइवर सीट पर कौन बैठा था। मैंने जल्दी से खिड़की को फिर से ढक दिया और सोचा कि क्या उस आदमी ने मुझे देख लिया था। मैं कुछ देर सोफे पर बैठी रही, सोच रही थी कि मुझे क्या करना चाहिए। फिर मैंने कार का दरवाज़ा खुलते और बंद होने की आवाज़ सुनी। वो आदमी बाहर निकल रहा था। मैंने सावधानी से खिड़की के पर्दों को फिर से इतना हटाया कि बाहर देख सकूं। मैंने अपने सामने के आंगन से एक आदमी को घर की तरफ आते देखा। ये पक्का वही था। वो घर के और करीब आया। मैंने उसे अपनी खिड़की के ठीक बाहर चलते हुए सुना। मुझे लग रहा था कि वो अंदर घुसने की कोशिश नहीं करेगा।
मैंने उसे घर के पीछे की तरफ जाते हुए सुना। मैं फ़ोन निकाल के डायल की। मैं सोफे पर बैठी रही और उसका आने का इंतज़ार करते हुए पुलिस से बात की। इस दौरान मैंने कुछ भी ऐसा नहीं सुना या देखा जिससे पता चले कि वो आदमी कहाँ था। कुछ मिनट बाद मैंने बाहर एक कार का दरवाज़ा खुलने और बंद होने की आवाज़ सुनी। मुझे उम्मीद थी कि पुलिस आ गई होगी और मैंने बाहर देखा, लेकिन मैंने देखा कि वो आदमी गाड़ी चलाकर जा रहा था। मुझे बहुत खुशी हुई कि वो चला गया और मुझे ये भी पता था कि अब पुलिस उसे तुरंत नहीं पकड़ पाएगी। लगभग 5 मिनट बाद मैंने उन्हें उस आदमी के जाने के बारे में बताया और मैंने उसकी कार के बारे में भी सब बताया। मुझे अभी भी भरोसा नहीं था कि वो उसे पकड़ पाएंगे। मैंने पुलिस को पूरी कहानी बताई। मैं अकाउंट ब्लॉक कर दी थी और जब मैंने ब्लॉक किए गए अकाउंट देखे तो वो डिलीट हो गए थे। पुलिस के जाने के बाद मैं बहुत परेशान थी। मैं सोच रही थी कि कुछ दिन फ्रेंड के घर पर रहूं, मेरे लिए अच्छा रहेगा। फिर मैं फ्रेंड के घर चली गई, लेकिन उसके अगले दिन एक दूसरे अकाउंट से मुझे एक डीएम मिला। उसमें यूजर नेम यूजर लिखा हुआ था और कोई प्रोफाइल पिक्चर भी नहीं था। उसने मुझे फोटोग्राफ भेजे जो मेरे बेडरूम विंडो के थे। मैं देख पा रही थी कि वो ये मेरे घर के बाहर से लिया होगा। मैं ये फोटोग्राफ अपने दोस्त को दिखाई। उसने कहा कि पुलिस को बताना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो कुछ कर सकते हैं क्योंकि अकाउंट में कोई प्रोफाइल पिक्चर या कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था। उन्होंने कहा चिंता करने की कोई बात नहीं, वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे। मैंने घर लौटने का फैसला किया, लेकिन जब मैं सुबह घर लौटी तो मैंने देखा कि मेरे दरवाजे टूटे हुए हैं। मैं डर गई और मैं डर से कार की तरफ भागी क्योंकि वो आदमी अभी भी घर के अंदर हो सकता है। मैं पुलिस को फ़ोन की। थोड़ी देर में पुलिस आई और मेरे घर में घुस गई और कुछ देर बाद वही उस आदमी के साथ बाहर आए। वो आदमी मेरे घर के अंदर ही था। शायद उसने पिछली रात मेरे घर में घुसपैठ की थी। वो मेरे लौटने का इंतजार कर रहा था। मुझे खुशी है कि वो पकड़ा गया। मैं ये अनुभव कभी नहीं भूलूंगी। मैं एक आम लड़का हूँ। मेरे पास इंस्टाग्राम ऐप है। मैं रोजाना इस पर अपने दोस्तों की पोस्ट देखता हूँ कि वो क्या कर रहे हैं और अपने पसंदीदा स्पोर्ट्स टीमों को फॉलो करता हूँ। एक चीज जो मैं बहुत करता हूँ वो एक्सप्लोर पेज पर जाना। ये उन अकाउंट्स की कुछ रैंडम पोस्ट होती है जिन्हें आप फॉलो नहीं करते। कभी कभी उन्हें देखना मजेदार होता है और हर बार जब आप इंस्टाग्राम में लॉगिन करते हैं तो ये पूरी तरह से अलग होता है। अब मुझे ठीक से याद नहीं कि ये कब शुरू हुआ था, लेकिन मुझे पता है कि मैंने एक्सप्लोर पेज पर वही तस्वीरें 2 बार देखी। ये कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन फिर मैंने इसे तीसरी बार देखा। मुझे ये काफी अजीब लगा, लेकिन मैंने फिर भी उस पर क्लिक नहीं किया। कुछ समय बाद मैंने इसे फिर से देखा। आखिरकार मैंने हार मान ली और मैंने उस पर क्लिक किया, ये सोचते हुए कि मुझे ये बार बार क्यों दिख रही है। ये फोटो एक कार की थी। ये देखने में रैंडम लग रही थी। कार ना तो बहुत नई थी और ना ही बहुत पुरानी, वो बस एवरेज दिख रही थी। ये एक ग्रे रंग की 4 दरवाजे वाली सेडान थी। तस्वीर में कोई लाइक नहीं थी और न ही कोई कमेंट थे। मैंने पेज पर क्लिक किया और वो नंबरों के साथ एक रैंडम शब्द था और प्रोफाइल पिक्चर कारों में से एक की थी। उस पेज पर सिर्फ 5 फॉलोअर्स थे। पेज पर 4 तस्वीरें थी और वो सभी अलग अलग कारों की थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सड़क पर घूम रहा हो और उसने थोड़ी रैंडम कारों की तस्वीर ली हो, लेकिन कोई भी कार सच में उतनी खास नहीं थी। 2 कारें सड़क के किनारे खड़ी थी और एक ड्राइववे में थी और दूसरी पार्किंग लॉट में थी। मैंने देखा कि तस्वीरों में से एक कार वही मॉडल थी जो मेरे पास थी। फिर मैंने उस फोटो को थोड़ा जूम करके देखा। मुझे जल्दी एहसास हुआ कि वो मेरी कार थी। वो मेरे ड्राइववे में खड़ी थी। जब मैंने इसे देखा तो कांप गया। ये अकाउंट कौन चला रहा था? मैंने वो तस्वीर अपने कुछ दोस्तों के साथ शेयर की। किसी भी तस्वीर पर कोई कैप्शन या कमेंट नहीं थे। मेरे दोस्तों ने भी माना कि ये सच में अजीब था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ऐसा कौन करेगा और क्यों। मैंने पेज पर कमेंट करने या मैसेज भेजने के बारे में सोचा, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। अगले ही दिन मैं फिर से इंस्टाग्राम पर गया। इस बार मैंने फ्लोर पेज पर अपनी कार की वही तस्वीर देखी। मैंने उस पर क्लिक किया ये सोचकर कि क्या ये नई है, लेकिन असल में ये वही थी। मैंने फिर से प्रोफाइल पर क्लिक किया क्योंकि मुझे लगा कि उन्होंने कोई स्टोरी पोस्ट की है। स्टोरी एक पोल थी। पोल में लिखा था कौन सी, फिर 1, 2, 3 या 4। मैंने वोट नहीं दिया क्योंकि उस समय मुझे ये बिल्कुल समझ नहीं आया। मुझे लगा कि ये बहुत अजीब है और मैंने इसे नज़रअंदाज करने का फैसला किया। मैंने इंस्टाग्राम बंद किया और दिन में कहीं नहीं गया। मेरी कार ड्राइववे में ही थी जहाँ वो हमेशा खड़ी रहती है। उस रात मैं सो गया और अगली सुबह काम पर जाने के लिए उठा। जब मैं अपनी कार के पास गया तो वो गायब थी। मुझे विश्वास नहीं हुआ। मुझे वो पोस्ट और सब कुछ याद आ गया। मैंने पहले पुलिस को और फिर बॉस को कॉल किया। किस्मत से मेरे बॉस को कोई दिक्कत नहीं हुई और उन्होंने कहा कि मैं थोड़ी देर से भी आ सकता हूँ।
मैंने पुलिस को सारी बातें बताई, जिसमें उस अजीब इंस्टाग्राम पेज के बारे में भी जानकारी शामिल थी। पुलिस ने मुझे भरोसा दिलाया कि मेरी गाड़ी ढूंढने के लिए वो जो कुछ भी कर सकते हैं वो करेंगे। मैं काम पर जाने और वापस आने के लिए लिफ्ट लेता था। उस दिन बाद मुझे इंश्योरेंस से एक रेंटल कार मिल गई। अगले कुछ दिनों तक मैं हर समय इसी बारे में सोचता रहा, जब तक कि आखिरकार मुझे कॉल नहीं आया। पुलिस ने मेरी गाड़ी ढूंढ ली थी। वो सड़क के किनारे लगभग 20 मील दूर लावारिस हालत में खड़ी मिली। उसमें कोई नुकसान नहीं हुआ था। मैं उसे वापस ले लिया। मुझे लगता है कि पुलिस को कभी पता नहीं चलेगा कि वो किसने किया था। हालांकि वो इंस्टाग्राम पेज सच में बहुत अजीब था। वो पोल ही था जिसे ये तय होता था कि वो व्यक्ति कौन सी कार चुराने वाला था। और वैसे भी वो ये सब इंस्टाग्राम पर क्यों पोस्ट करेंगे। मुझे उम्मीद है कि ऐसा कुछ दोबारा नहीं होगा। मेरा नाम एमिली है और ये मेरे साथ 2022 की बसंत ऋतु में हुआ था। उस समय मैं एक अपार्टमेंट में अकेली रहती थी और शहर में काम करती थी। मेरा एक इंस्टाग्राम पेज है जिसके कुछ हजार फॉलोअर्स हैं। मैं फेमस नहीं हूँ और मैं कोई इंस्टाग्राम मॉडल भी नहीं हूँ, लेकिन मैं वहाँ काफ़ी बार पोस्ट करती हूँ। एक रात मुझे अपने एक दोस्त के एक टेक्स्ट मैसेज मिला। ये एक इंस्टाग्राम पेज का लिंक था और मेरे दोस्त ने कहा, ये तुम नहीं हो, है ना? मैंने प्रोफाइल पर क्लिक किया और ये एक इंस्टाग्राम अकाउंट था जो खुद को मैं होने का दावा कर रहा था, सिवाय इसके कि वो मेरा नाम इस्तेमाल नहीं कर रहा था, बल्कि एक अलग नाम इस्तेमाल कर रहा था। और वो काफ़ी सारी तस्वीरें पोस्ट की थी। मुझे लगता है कि उस अकाउंट पर लगभग 100 पोस्ट थे और ये कई महीनों से चला रहा था। ज़्यादातर तस्वीरें वही थी जो मैंने पहले ही इंस्टाग्राम पर पोस्ट की थी। उनके भी काफ़ी फॉलोअर्स थे। उस अकाउंट पर 5000 फॉलोअर्स थे। मुझे विश्वास नहीं हुआ। जो भी इस अकाउंट को चला रहा था वो बस मेरी तस्वीरों को स्क्रीनशॉट लेकर अपने अकाउंट पर पोस्ट कर रहा था और उन्हें 100 से ज़्यादा लाइक्स मिल रहे थे और किसी को भी ये एहसास नहीं हुआ कि पूरा पेज एक फ्रॉड था। मैंने कुछ कमेंट्स देखे और वे बस ऐसी ही बातें कर रहे थे। जैसे जैसे मैं स्क्रॉल करती गई और तस्वीरें दिखती गई। फिर मैंने कुछ अजीब देखा। उनमें से कुछ तस्वीरें जो उन्होंने पोस्ट की थी वो मेरे इंस्टाग्राम पेज से नहीं थे, वो मेरे अपनी तस्वीरें थी, लेकिन मैंने उन्हें कभी पोस्ट नहीं किया था। ये तस्वीरें मेरे फोन में थी और मुझे नहीं पता कि उस आदमी के पास वे कैसे आई। तस्वीरें खराब तो नहीं थी, लेकिन मुझे बस कोई अंदाजा नहीं था कि उन्हें वे कैसे मिली। मैंने उस पेज को डीएम किया और पूछा कि वे कौन है और वे मेरी पहचान क्यों चुरा रहे हैं। फिर मैंने उस पेज को रिपोर्ट कर दिया। हालांकि मैसेज भेजने के कुछ ही समय बाद उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया। मैंने अपने कुछ दोस्तों को इसके बारे में बताया। उन्होंने कहा कि वे भी उस पेज को रिपोर्ट करेंगे। कुछ ही दिनों में वो पेज बंद हो गया। मुझे खुशी थी कि अब वो चला गया था, लेकिन मुझे अभी भी हैरानी थी कि ये किसने किया था। खैर, पेज बंद होने के कुछ दिनों बाद मैं एक सुबह अपने अपार्टमेंट से बाहर निकली। मेरे सामने वाले दरवाजे पर एक नोट लगा था और मेरे सामने वाले दरवाजे पर टेप से चिपकाया हुआ था। जब मैंने उसे देखा तो मुझे एहसास हुआ कि ये उसी व्यक्ति का था जो इंस्टाग्राम पेज चला रहा था। उस नोट में लिखा था कि वो व्यक्ति दूसरों से कोई भी जानकारी कैसे हासिल कर सकता है। उन्होंने ये भी लिखा था कि मुझे लगता होगा कि मैं बहुत कूल हूँ क्योंकि मैं पॉपुलर हूँ, और कुछ और भी बातें लिखी थी। फिर मैं पुलिस को फ़ोन की। ये जो भी था उसे पता था कि मैं कहाँ रहती हूँ और ऐसा लग रहा था कि वो मेरे कुछ अकाउंट्स हैक कर सकता है। पुलिस को सारी जानकारी देने के बाद मैंने अपने लगभग सभी चीज़ों के लिए नए अकाउंट्स बनाए और अपने सभी पासवर्ड बदल दिए। मेरी किस्मत अच्छी थी कि कुछ ही हफ्तों के बाद उस अपार्टमेंट से निकल गई क्योंकि मेरा लीज खत्म हो गई थी। उस अनुभव के बाद से कुछ भी अजीब नहीं हुआ है, लेकिन मुझे अब भी नहीं पता है कि वो कौन कर रहा था। मेरी थ्योरी ये है कि ये शायद मेरा कोई पुराना हाई स्कूल का क्लासमेट हो सकता है जो मुझे पसंद नहीं करता था। पूरी तरह से रैंडम था, मुझे सच में नहीं पता।